वो एक माँ है, एक रिसर्चर है, एक सिंगर है, एक कवित्री है, एक आर्टिस्ट है। शी हैज़ मेनी feathers in her hat. I would like to welcome Mrs. साधना कपाले जी। वेलकम ऑन माय पॉडकास्ट। थैंक यू। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी एडमायरर हूँ। आई नो हम कपल ऑफ हमारी मीटिंग हुई थी एंड जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, मैं बहुत टाइम से आपको अपने गेस्ट के रूप में बुलाना चाहती थी। नॉट ओनली मी, I would like to introduce to audience, just to introduce the real world कि अभी हम लोग सोशल मीडिया के ज़माने में ज़िंदा हैं। तो आई जस्ट वांट टू से कि सोशल मीडिया के बाहर भी एक लाइफ है जो बहुत कलरफुल लाइफ है एंड आप डेफिनेटली मेरे लिए अब तक इंस्पिरेशन रही हैं एंड मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इंस्पिरेशन, अपनी बातें, सब कुछ साझा करें सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि आम जनता, आम पब्लिक भी जान पाए कि आपसे इंस्पिरेशन ले पाए। साधना जी, आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आप कहाँ पैदा हुई, आपका बचपन कैसा था? वैसे देखा जाए तो मैं एक मोस्ट ऑर्डिनरी फैमिली में मेरा जन्म हुआ है। जी। वैसे मैं नागपुर की हूँ, पर मेरा जन्म स्थान बॉम्बे है, डोंबिवली में ओह, हुआ, ओके। क्योंकि मेरे नानी के घर में पैदा हुई थी। अच्छा। तो बाद में पूरा एजुकेशन पूरा नागपुर में ही हुआ। नागपुर यूनिवर्सिटी मैंने ग्रेजुएशन किया विथ बायोलॉजी एंड फिजिक्स, वन ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ, शॉर्ट हैंड टाइपिंग करते करते मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जॉब मिल गया एज अ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसको हम प्रयोगशाला तंत्रज्ञ बोलते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसा एंट्रेंस एग्जाम या ऐसा कुछ होता था? वो टाइम पे ऐसा नहीं था, क्योंकि सम स्ट्राइक वाज देयर, इंडेफिनिट स्ट्राइक, एंड सो दे वांट दैट द लेबोरेटरी शुड रन इन द स्ट्राइक पीरियड ऑल्सो। सो उन्होंने जल्दी जल्दी में अपॉइंटमेंट्स कर लिए और हम लोगों का रेगुलर इंटरव्यूज हुए, एडवर्टाइजमेंट आया, इंटरव्यू हुए। अच्छा। और इसके पहले मैं 6 महीना पैथोलॉजी का ट्रेनिंग ले चुकी थी, इसीलिए मेरा इंटरव्यू वगैरह मुझे आसानी से मैं क्लियर कर पाई और मुझे जॉब मिल गया। तो अच्छा। गवर्नमेंट जॉब ही मिला। तब डीएमईआर के थ्रू सैंक्शन बाद में हुआ जी। क्योंकि स्ट्राइक था और उन लोगों को लेबोरेटरी चालू रखना था, क्योंकि सब लोग स्ट्राइक पे जाने वाले थे जो ऑलरेडी वहाँ के वर्कर्स थे। और मुझे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में शुरू से ही जॉब, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ही मेरा कार्य क्षेत्र रहा, ऐसा बोला तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके। तो वो आपका इंटरेस्ट था या फिर आपने लाइक जस्ट एज ए बाय चॉइस लिया उसे? नो, मुझे मिला अच्छा। माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी वाज माय चॉइस और माय इंटरेस्ट ही था। अच्छा। और इसी कारण लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो एजुकेशन और क्वालिफिकेशन चाहिए थी वो मेरे पास थी। और बस इंटरव्यू में मुझे बाय चांस, बाय लक मुझे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट मिला जो आपको चाहिए था। तो वो आपकी पहली जॉब भी नागपुर में थी? नागपुर में थी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। अच्छा। एंड फिर आपकी शादी हुई सेम हाँ, प्लेस पे? हाँ, 2 साल के बाद मेरी शादी हुई। और नागपुर में ही मेरे मिस्टर जो है बैंक में, ही वाज अ वर्कर इन द बैंक, ओके, ऑफिसर एक्चुअली। एंड बस हमारा सहजीवन चालू हो गया। ओके। वी वाज वेयर इन द जॉइंट फैमिली। अच्छा। सो सास ससुर और देवर सो सभी लोग थे। डेफिनेटली साधना जी, उस जमाने में कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं था कि नहीं शादी के बाद लड़की या बहू मेरी जॉब नहीं करेगी? नहीं, बल्कि मेरे मिस्टर के तो ये डिमांड ही थी कि उनको जॉब करने वाली ही लड़की चाहिए थी उस जमाने में भी। और मेरे सास ससुर जी जो है वो दोनों ने भी उसको प्रमोट किया था। ओके, दैट्स लवली। सो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। ओके, गुड टू सो नो। एंड आई कैन कंटिन्यू माय जॉब। ओके, ग्रेट। सो अब आते हैं आपकी जॉब एंड रिसर्च वर्क एंड आपके अचीवमेंट्स पे। आई नो आपने बहुत चीज़ों पे रिसर्च किया है, स्पेशली आपका जो मेन फील्ड है विच आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू शेयर विथ यू गाइज, सिकल सेल। हाँ, तो शुरू में तो मेरा जॉब यानी एज ए टेक्नीशियन शुरू हुआ। मैं टेक्निक सीखते गई, मीडिया बनाना, बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए जो मीडिया बनाना पड़ती है, दैट वाज माय लाइकिंग फील्ड बोलो या
मुझे वो मिला और मुझे उसमें काम करना बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं जैसे मीडिया बनाऊंगी तो मैं फैस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स भी इस पे ग्रो होना चाहिए, दैट इज़ माई स्किल। सो मैं मीडिया बनाने से शुरुआत हुई। फिर बैक्टीरियोलॉजी अलग अलग सेक्शंस है, टिश्यू कल्चर, एनिमल हाउस था हमारे वहाँ, मोस्टली आपको वायरोलॉजी था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बोल माइक्रोबायोलॉजी सकती के हूँ। अंडर में ये सब सेक्शन आते हैं। अच्छा। यानी बैक्टीरियोलॉजी एक है, माइकोलॉजी एक था, हम्म, प्रैक्टिकल क्लास भी था कि जिसमें सेकंड एमबीबीएस के स्टूडेंट्स आते हैं, ओके उनको सेकंड एमबीबीएस में माइक्रोबायोलॉजी वन ऑफ द सब्जेक्ट, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इंट्रोडक्शन रहता है, लेकिन पूरा 1.5 साल उनका वो चलता है। ओके। वो भी था, वायरोलॉजी था। वायरोलॉजी में उस जमाने में टिश्यू कल्चर किया करते थे, और आपका ये इम्यूनोलॉजी था। तो अलग अलग जगह हम लोगों की पोस्टिंग होते थे। यानी शुरू में जैसे 6 महीने इधर यहाँ बैक्टीरियोलॉजी, 6 महीने मीडिया रूम, फिर वायरोलॉजी, ऐसा करते करते माइक्रोबायोलॉजी की हर एक सेक्शन में क्या है इस ये सब काम धीरे धीरे आने लग गया। मैं तो प्लेन बीएससी थी, पर पैथोलॉजी में पहले शुरू 6 महीने में मैंने प्राइवेट इसमें एक काम किया था, जैसे कि मैंने सीखा था। तो मुझे मालूम था यानी व्हाट इज द जॉब ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, और मैं काम करते गई फिर धीरे धीरे जैसे अपन 3 साल हो गए, एक बेटा एक बेटी। हाँ, उसके बाद मेरे को जैसे जैसे मौका मिला मुझे लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, माइक्रोबायोलॉजी सही में बहुत इंटरेस्टिंग है, और हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए जितनी परफेक्शन से मीडिया बनाएंगे उतने ही वो ग्रो होंगे। तो मेरा मीडिया परफेक्टली बनना चाहिए, मेरे रिएजेंट्स परफेक्टली बनना चाहिए, क्योंकि ये ज़माना था 79 से मेरा जैसे 76 मेरा अपॉइंटमेंट था, और धीरे धीरे यानी 80 82 जैसे जैसे साल बढ़ते गए मुझे ज़्यादा उसमें से ज़्यादा डीप नॉलेज धीरे धीरे होता गया, ये ऐसे क्यों है। पहले से ही मेरा थोड़ा सा माइंड ऐसा रिसर्च टाइप का था कि मुझे बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। तो मैं करते गई। फिर 93 पहले हमने पेपर पढ़ा एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। अच्छा। के ऊपर था, यानी डिफरेंट एंटीबायोटिक्स कौन से वर्क करते हैं ऑन विच ऑर्गेनिजम्स। तो इसके लिए एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। तो उसके ऊपर पहला पेपर मेरा वो था कि जो मैंने मेडिकल कॉलेज में पहला फर्स्ट पेपर मैंने पढ़ा। अच्छा। पढ़ा, प्रेजेंटेशन भी था। और अच्छा लगा था मुझे। पहले थोड़ा सा डर लग रहा था, पर ठीक है, यानी मैंने जब फर्स्ट प्रेजेंटेशन हो गया, वो जमाना पावर पॉइंट का नहीं था, तो एक एक स्लाइड आती थी और हम लोग प्रेजेंट यानी हम बोलते थे स्टेज पे ऐसा। और होता गया। बाद में फिर 93 में ऐसा ये हुआ कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी नए सिरे से शुरू हुआ इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। ओके। सो ऑन एवरी ईयर 12 स्टूडेंट्स को एडमिशन दी जाती थी। तो हम लोगों ने हमारी एक एसोसिएशन थ्रू हमने बोला कि हम लोगों को भी डीएमएलटी का ट्रेनिंग मिलना चाहिए, बिकॉज वी आर प्लेन बीएससी। और धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, जैसे नाउ द डिमांड फॉर टेक्नीशियन इज बीएससी डीएमएलटी। सो गवर्नमेंट ने वो मान्य किया और हम लोगों को हर साल 2 लोगों को एडमिशन दी जाती थी। ओके। वैसे मुझे भी 93 में एडमिशन मिली, और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी किया। तो मुझे ऑथराइज्ड मेरे पास वो डिप्लोमा मिला, और वो जॉब में रहते हुए ही करना था, क्योंकि पोस्टिंग्स वहाँ ही लगते थे। ब्लड बैंक था, हिस्टोपैथोलॉजी थी, अलग अलग सब्जेक्ट थे। मेन बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 मेन सब्जेक्ट्स थे। सो नाउ अगर आप थोड़ा सिकल सेल के बारे में बताएंगी। हाँ, सिकल तो सेल है क्या, पहली बात? सिकल सेल एनीमिया एक हीमोग्लोबिनोपैथी के अंडर आता है। एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के कारण सिकल सेल एनीमिया होता है। मोर स्पेसिफिक इट इज अ हेरिडिटरी डिसीज। ओके। सो ओनली दोज parents who are the carriers for sickle cell, there is a possibility of sickle cell disease in their offspring या children, कुछ भी बोल लीजिए आप। Suppose AA is a normal hemoglobin pattern and SS for sickle cell hemoglobin genes जो है उसमें है।
अब यदि नॉर्मल पर्सन मैरी करता है विथ सिकल सेल डिसीज पर्सन, तो उसके पास 2 एसेस है, यानी एक एस करके 2, और हीमोग्लोबिन नॉर्मल जिसका है उसका ए। तो कॉम्बिनेशन में तो इन एनी केस द कॉम्बिनेशन विल बी AS. Right. AS is called as the carrier because one gene is present for sickle cell disease. One abnormality is for sickle cell is present in that. And if the two sickle cell carrier gets married, there is a possibility of normal offspring also as well as carrier, and one is the disease, possibility of disease. If AS आता है, AS मदर्स A फादर्स S सपोज आता है, मदर का S आता है, फादर का A आता है, कैसे भी इन एनी केस, तो जैसा तो 2 पॉसिबिलिटी है AS की जी डिसीज, यदि इसका भी एस ये भी एस आ गया, दोनों का यदि SS आता है तो सिकल सेल डिसीज है. और नॉर्मल देयर कैन बी अ नॉर्मल चाइल्ड आल्सो बिकॉज दोनों का ए आया तो या सो उसकी कितनी परसेंटेज पॉसिबिलिटी होता है नॉर्मल चाइल्ड की? नॉर्मल चाइल्ड है तो 2 to 1 ऐसा ही वो रेशो आता है, यानी 2 चांसेस है. नहीं, नॉर्मल इज आल्सो बिकॉज वन जीन इज फ्रॉम फादर. हाँ, इट कैन बी एनीथिंग. ओके. तो इसमें मेन चीज आगे जाके ये होती है कि वी हैव टू, उन लोगों को समझाना पड़ता है उनके लेवल पे जाके कि तुम कैरियर हो, क्योंकि एक डर किसी को भी यदि बोल जाते हैं तुमको सिकल सेल डिसीज है, बिकॉज ऑफ द थोड़ा सा हमारा अज्ञान है कि हमको यदि वो नहीं मालूम कि व्हाट इज अ सिकल सेल, तो बच्चे डर जाते हैं जो कि अभी मैरिजेबल यूथ में आते हैं कि अब क्या होगा. तो ये किस एज ग्रुप के लोगों में ज्यादा प्रॉन है कि मतलब हो सकता है? नहीं, वैसे वो जन्म से ही तुमको है जो भी मिला है, बट डिसीज इज एसेस. तो डिसीज जिसको है वो जल्दी ही ध्यान में आता है, बाय बर्थ के बाद ही ध्यान आना शुरू होता है. पर भी इट तो डिपेंड्स. प्राइमरी सिम्टम क्या है? लेट्स से अगर मैं नॉर्मल हूँ और मुझे पता नहीं है, कुछ ऐसे सिम्टम्स आप बता सकते हो? एक तो जॉन्डिस इज वन ऑफ द ये कि जॉन्डिस बेबी कैन बी अ जॉन्डिस बेबी आफ्टर हर बर्थ, बेबीज बर्थ. ओके. और ही इज वीक, he may be required for blood transfusion, many rarely. Rarely बोलो या it depends कि how much S percentage you are having. Okay. On that so it percentage depends. पे भी define यानी करता A है. कितना है और S कितना है. There are some laboratory tests which gives us the ratio, इतना A कितना है, S कितना है, पर SS में तो दोनों SS है ना, फिर भी वो कितना परसेंटेज तक है इसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि S तुम्हारा कितना ज्यादा है. तो किसी किसी को बहुत दिन तक 1-2 साल का भी हो जाता तो पता नहीं चलता है कि इसको डिसीज है, पर जनरली पता चल ही जाता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, बिकॉज दोनों एस और एस दोनों एस के है पैटर्न और डिसीज है. तो उसको जॉन्डिस रहेगा या उसको वीकनेस रहेंगी, ब्रेथ लेने में थोड़ा सा कभी कभी तकलीफ हो जाता है जब ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाए. एक्चुअली सिकल सेल डिसीज में इफ यू इमेजिन कि आरबीसीज जो है अपना एग लाइक शेप के आरबीसीज है, ऐसा ऑप्टिकल ऐसा या, तो वो जो है उसमें यदि दे आर फुल ऑफ उसमें ऑक्सीजन भी है, यदि उसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो दे विल टेक शेप ऑफ सिकल. सिकल यानी आधा चंद्रमा बोलो तो जो है वो सिकल. हाँ जी, यानी घास काटने का जो हसिया जो है उसको सिकल बोलते हैं. उस टाइप का शेप लेता है. और ऐसा जब ब्लड में इस टाइप की सेल्स फ्लो होने लगेंगी तो उसमें कॉर्नर्स है, हसिया में 2 कॉर्नर है, वो कॉर्नर एक दूसरे में इंटेंगल होते जाएंगे और एक ऐसा बंच जैसा भी फॉर्म हो सकता है, कहीं 2-3 अटैच हो गए तो उतना ही. तो फिर वहाँ का ब्लड सप्लाई जैसे धीरे धीरे कम होता जाएगा, वहाँ पेन होगा, यानी जॉइंट पेन इज वन ऑफ द ये. जॉन्डिस भी हो सकता है, यानी बच्चों को जॉन्डिस है, ये है स्प्लीन जो है, स्प्लीन बढ़ जाता है, बेबी का स्प्लीन ज़्यादा बढ़ता है. तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स आते हैं उनको, टेम्परेचर आना, वीकनेस, तो ध्यान में आ जाता है कि है. और शुरू के टाइम पे ऐसे था कि पेशेंट जब आएगा तब भी पता चलता था. आजकल ये जो भी कुछ इतना सब अलग अलग संस्थाएं इसके ऊपर काम कर रही है,
तो सिकल सेल पता चल जाता है, पहले से ही अब मालूम ज्यादा रहता है, अवेयरनेस है कंपेयर टू अवेयरनेस, दैट या टाइम। यस। ओके तो ये जो धीरे धीरे ये जो वर्क किया, यानी मैं भी जी। एक एनजीओ के थ्रू ये सोशल वर्क करती थी, दैट इज द स्कैन सिकल सेल डिसीज एसोसिएशन नागपुर, ये हमारे इसका नाम था। डॉक्टर श्रीखंडे वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द एनजीओ, and we all people, there are a group of people who used to work for the society. So जगह जगह पे जाना, उनका लोकल एरियाज, आजू बाजू के विलेजेस, स्कूल में जाना, बिकॉज द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में जल्दी पता चलना चाहिए, तो अपन को बच्चे को ज़्यादा अच्छी आरोग्य मिलेगा, उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएंगी, ऐसा। और बहुत ही इसके कारण लोगों को आजकल जल्दी पता चलता है। और आजकल तो ये भी गवर्नमेंट ने चालू किया है कि इन हर प्रेगनेंसी, इफ यू आर प्रेग्नेंट, तुम 1.5 महीने के बाद आते हो, एट दैट टाइम ओनली सिकल सेल टेस्ट इज मस्ट। ओके, इट इज अ मैंडेटरी। सिकल सेल, थैलेसीमिया, ये जो टेस्ट है कि जो हेरिडेटरी आते हैं, यदि तुम्हारे मम्मी या पापा में किसी में ये नहीं होगा तो नहीं आएगा, यानी हेरिडेटरी ही है, उसका मेन कॉज। हाँ, वही है ये यस। सो इसका कोई परमानेंट क्योर है? लेट्स से किसी बच्चे में कंफर्म हो गया कि सिकल सेल डिजीज है। नहीं, सिकल सेल डिसीज के लिए परमानेंट क्योर तो वैसे नहीं है, ओनली वन सॉल्यूशन है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बट एज यू नो, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इतनी आसान प्रोसीजर है नहीं, क्योंकि डोनर आना चाहिए, उसका बोन मैरो मैच होना चाहिए। ये प्रोसेस जो है ये लंबी है, थोड़ा पैसा भी उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, राइट। और वो मैच होके ट्रांसप्लांट करके वो कितना वो बच्चा उसमें से, ये जो प्रोसेस है वो जरा थोड़ी सी क्लिष्ट है। एक्चुअली बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, इफ द डोनर इज देयर एंड यू गो फॉर बेस्ट रिजल्ट उसका आता है। और मतलब ऐसे नहीं, काउंसलिंग एंड काउंसलिंग, यानी कि दो कैरियर की शादी नहीं होना चाहिए, यानी सिकल सेल डिसीज पैदा वाला बच्चा ही नहीं आना चाहिए, इसीलिए है। और आजकल तो ऐसे करते हैं, जैसे वो प्रेगनेंसी में वो लेडी तुम्हारे यहाँ आई है तो गायनेकोलॉजिस्ट रेफर टूवर्ड्स द पैथोलॉजिस्ट, एंड सिकल सेल यदि इफ शी इज अ कैरियर, यदि वो कैरियर है तो उसके हस्बैंड को बुला के उनका भी टेस्टिंग किया जाता है, और दोनों यदि कैरियर निकलते हैं तो फिर बच्चे की PND PCR नाम की एक टेस्ट की जाती है। तो वो क्या होता है साधना जी? PCR, यू नो द PCR कोविड के टाइम पे हम लोग तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ DNA, thousands and thousands of copies of the DNA are produced in that machine, ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें वो होते हैं। तो पहले तो सबसे मेन है कि तुमको DNA चाहिए, यानी वो बच्चे का DNA। तो सैंपल हमारे पास आता है तो CVS का सैंपल आता है, कोरियोनिक वेलनेस बायोप्सी, गायनेकोलॉजिस्ट निकाल के भेजते हैं प्रेग्नेंट उनका। हाँ, ओके। तो बायोप्सी यानी पेशेंट को कोई डर नहीं है, उसका एबॉर्शन वगैरह होता है ऐसा भी नहीं, यानी इट इज़ अ सेफ प्रोसीजर कि वो लोग निकालते हैं अंडर दैट सोनोग्राफी एंड ऑल दिस मशीनरी, एंड they come to the laboratory. From there, as I am a laboratory technician, हमारा रोल वहाँ से शुरू होता है। कि वो DNA उसमें से जो टिश्यू आया है, उसमें जो सेल्स आई है, उसमें से वो टिश्यू DNA तुमको निकालना है, एक्सट्रैक्शन वो प्योर होना चाहिए, उसमें मम्मा का एक भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज यदि एखादा आ गया, सपोज मम्मा इज AS राइट, उसका यदि A आता है तो वो A की भी मल्टीपल कॉपीज बनना है, वो भी मल्टीपल बनेंगी, ये बनेंगी, तो तुम्हारा पिक्चर जो आएगा वो तुम्हारा AS का दिखा सकता है, क्योंकि A भी डेवलप हो गया, उसमें मल्टीप्लाई हो गया। तो ये बहुत यानी डेलिकेट और एकदम ही बहुत परफेक्शन से किया जाने वाला टेक्निक है, और उसके लिए भी अलग अलग टेस्ट है कि ये मैटरनल DNA यानी ब्लड से या आया क्या, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ बायोप्सी, समटाइम्स इट इज़ मिक्सड विथ ब्लड ऑल्सो राइट, ममाज ब्लड के RBC भी थोड़ी सी आ जाती है, आ सकती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कैंसर जैसी बीमारी से भी ज़्यादा लीथल है? नो, वैसे देखा जाए तो कैंसर इज टोटली डिफरेंट,
कि जिसके ऊपर कीमो और ये सब करते जाओ और पेशेंट को पेन फिर भी सर्टेन लेवल आप फिर क्योर भी कर सकते हाँ हो। हम बोल सकते हैं कि इट इज हाँ। नॉट इजी आल्सो टू कैरी आउट अ सिकल सेल डिसीज फॉर होल लाइफ that patient his sufferings and so the best way is counseling करके 1.5 महीने सपोज if दोनों यदि कैरियर है ना एंड सो यू कम फॉरवर्ड फॉर द PND-PCR गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वगैरह कम रेट्स में वो होता है अवेलेबल किया है गवर्नमेंट ने। और यदि बेबी इस सिकल सेल डिसीज निकलता है और 3-4-5 टेस्ट है उसमें, ऐसा नहीं है कि एक ही PND-PCR कर दिया और ये कर लिया, क्योंकि मैं बताई ना अभी जैसे कि मदर का यदि ए आया तो ये मदर का आया इसलिए एज दिखा रहा है कि क्या दिखा रहा है, ये सब किया जाता है, अलग अलग और डिफरेंट टेस्ट है वो करके फिर जब फाइनल हो जाता है सो यू कैन गो फॉर अबॉर्शन। लीगली इट इज एडवाइज्ड एंड इट इज अलाउड आल्सो लीगली because we don't want to get a child who is sufferer of the sickle cell disease. So आपने जैसे मेंशन किया कि आप NGO के साथ मिलके भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सोशल वर्क किया है, अवेयरनेस रूरल जगहों पे जाके लोगों को अवेयर करना, काउंसलिंग करना। तो जस्ट मुझे आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जैसे आप लोगों ने जब इनिशिएट किया ये सोशल कॉज, गांव या विलेज, वहाँ की औरतें, वहाँ की फैमिली, ओवरऑल पब्लिक कैसे उसको लेती है? जैसे कि हम लोग चालू करते समय भी हम सपोज एक आध स्कूल में हम जाते हैं तो पहले स्कूल के प्रिंसिपल से वगैरह हमारे जो ऑफिसर्स है, यानी मेरा रोल तो एज ए टेक्नीशियन था, पर वो लोग जाके बात करके परमिशन ले लेना और उनको पहले समझाना है कि सिकल सेल क्या है। आजकल तो बहुत ये हो गया सैचुरेशन, यानी आजकल सबको मालूम है कि सिकल सेल क्या है और हमको हमारे स्कूल के बच्चों को स्क्रीन करना है तो आता है एक सिंपल टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट, उन्हें फिंगर प्रिक करके हम लोग ब्लड लेते हैं, सैंपल लेके। हाँ, और स्कूल ने जब कंपलसरी कर दिया तो सब बच्चों काम करते ही है, तो वहाँ फिर किसी का इंटरफेरेंस नहीं रहता। अच्छा। जो निगेटिव है वो निकल जाते हैं, जो पॉजिटिव है या जो डाउटफुल है वो भी लिया जाता है, क्योंकि यदि एक आधा ज्यादा का सैंपल आया तो चलता है, लेकिन जो पॉजिटिव है वो मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए सिकल सेल डिसीज का स्क्रीनिंग होना ही चाहिए। तो फिर वहाँ से आप कैसे, फिर हम लोग जो पॉजिटिव आया, हमारी ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 10 मिनट की है, ज़्यादा ब्लड भी नहीं लगता, और वो हम लोग टेस्ट करते हैं। जो स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव आया या डाउटफुल है उनका वेनस ब्लड लेके वो यूज टू ब्रिंग दैट ब्लड इनटू द लेबोरेटरी। पूरा वो सपोज हम लोग एक स्कूल में गए हैं और वहाँ स्क्रीनिंग किया 5th क्लास का, सब ABCD सेक्शन, तो वहाँ के अलग अलग ये लेके फॉर्म भर के, यानी रेगुलर बाकायदा एकदम ठीक ढंग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म उनके भर जाते हैं, फिर उनको रिपोर्ट यहाँ देते नहीं, निगेटिव तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो पॉजिटिव या डाउटफुल है वो हम लोग लेके जाते हैं, कॉन्फिडेंशियल ऐसा नहीं, पर उसकी आगे की टेस्ट करके ही कंफर्म रिपोर्ट हम लोग देते हैं। तो लेबोरेटरी में जाके उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की एक टेस्ट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से तुमको पैटर्न पता चलता है कि, तो उसमें यदि निगेटिव है तो तुम्हारा पैटर्न ए आएगा नॉर्मल, बैंड आते हैं प्रेसिपिटेशन, प्रोटीन्स डिफरेंट सेपरेट होते हैं, तो AS के बैंड उसके पोजीशन में आते हैं। सो लेट्स से अगर आपको पता चल गया कि इस बच्चे को सिकल सेल डिजीज है, तो आप लोग कम्युनिकेट करते हो फैमिली को, या आप लोग कैसे इसको वैसे काउंसलिंग लेवल पे ले जाते हो? उसको फैमिली से कांटेक्ट किया जाता है पहले स्कूल में। हाँ, हम लोग पहले स्कूल में रिपोर्ट्स दे देते हैं, फिर जो पॉजिटिव है उसका फॉलोअप रखते हैं। तो हमारे जो ऑफिसर्स है या जो लेक्चरर्स है जो मेयो में जो काम करते हैं या हमारे साथ जो है NGO के साथ भी, वो लोग फिर हम लोग उनको बुलाते हैं, उनके मीटिंग्स लेते हैं, फिर उनको बताते हैं क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट भी है, उनसे जांच करके उनको रेगुलर ये करके हम उनको दवाई की ज़रूरत है तो दवाई, हाइड्रोक्सी यूरिया जनरली दिया जाता है। सो उनके पेरेंट्स का तो कैसा बस वही है रिएक्शन कि होता वो है जो क्राइसिस में पेशेंट नहीं जाना चाहिए, ये मेन चीज रहती है कि
पेशेंट तो आया है तुम्हारे हम्म, पास और पता चला है, तो वो क्राइसिस में न जाए, इसके लिए उसको यानी वैसे ही ट्रीट किया जाता है। और मतलब ज़्यादा मेडिसिन तो है नहीं, फिर से उसको अटैक नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन के एरिया में वो नहीं जाएगा, जैसे स्विमिंग खूब किया या चेहरे पे से ढक के हमने कुछ कंबल ले लिया, जिससे ऑक्सीजन हमको कम मिलेगा, ये कंडीशन नहीं आना चाहिए। फिर उनका खाना पीने में क्या देना चाहिए क्या नहीं, सब बताते हैं। यानी हमारे पूरे डॉक्टर्स की हमारे साथ टीम थी। ओके। और मेन तो हमारे मैडम थे डॉक्टर श्रीखंडे, वो भी आपने यानी सब कभी प्रेग्नेंट वुमन का काउंसलिंग किया है पर्सनली? पर्सनली, यानी यदि प्रेग्नेंट वुमन का जब सवाल आता है तो वो उसके घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि लेडी है और यदि उनके घर में किसी को मालूम नहीं कि उनके घर में कोई कैरियर है, तो उनके घर के पेरेंट्स लोगों को कन्विंस करना कि बाबा ये आपके लड़के का भी करना जरूरी, हस्बैंड का, ये हमको करना पड़ता है और उनको समझाना पड़ता है, बिकॉज दे आर नॉट रेडी। हमारे यहाँ जैसे सिस्टम है ना कि जो भी हुआ है तेरे कारण हुआ है, इसके कारण उनको कन्विंस करना पड़ा। आजकल तो हो भी जाते काफ़ी, पर अलग अलग अनुभव आते हैं कि कौन सा घर कैसा है, उनकी मेंटेलिटी क्या है। और कभी कभी ये इसके ही कारण हमारे घर में आया तो उनके घर के लोगों को चलता नहीं है, फिर कभी कभी वो मेजर इशू भी हो जाता है। टू डील विद देम, तो रेडी हाँ, उनको कराना है, बताना, सब कुछ काउंसलिंग करवाना उसके हस्बैंड को। इसलिए हम लोगों ने, हमारे एनजीओ ने यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लिए थे कि मैरिजेबल यूथ काउंसलिंग, तो हर कॉलेज में जाके उन लोगों का लेना, ब्लड स्क्रीनिंग करना, बच्चों को ही समझाना कि बाबा तू शादी करते समय ये सोच के करना। यानी पत्रिका वगैरह देखने से अच्छा है कि यदि इफ यू आर अ कैरियर, यदि तुम कैरियर हो तो, इफ यू आर नॉट अ कैरियर, यानी हो सकता है कि लड़का ही कैरियर है, ऐसा नहीं ना, कभी किसी लड़की का भी निकल सकता है कि शी इज अ कैरियर, बट शी कैन डिमांड फॉर आई एम अ कैरियर, अपन तेरा भी टेस्ट करते हैं क्या। फिर वो भी तैयार हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर करना पड़ा। और उसके बावजूद भी ऐसा हुआ कि नहीं ठीक है, वो भी कैरियर है, मैं भी कैरियर हूँ, तो अब क्या करना, तो वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। उस समय उन लोगों को समझाना, उनका धाड़स बढ़ाना, ये हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हम ये काम करते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, 1.5 महीना हुआ है, अपन PND-PCR टेस्ट करते हैं, हो सकता है तुम्हारा बच्चा नॉर्मल ही होगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तुम्हारे जैसा कैरियर होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ डिसीज है जो कि कम पॉसिबिलिटी है पर है। So I can say something like that, golden advice from you कि कुंडली मिलाने से अच्छा है कि आप मेडिकल टेस्ट कराएं पहले। If you are a carrier or you are knowing that you are having some disease like या फिर कुछ जेनेटिक से कुछ ऐसा है, इनहेरिटेड है, ये तो जेनेटिक ही डिसीज है। तो ओके, सो जैसे कि ऑलवेज बेटर एंड काउंसलिंग टू द मैरिजेबल यूथ इज मोर इजियर देन टू डू द काउंसलिंग ऑफ देयर पेरेंट्स। वो समझाने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। यानी कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि आपके बच्चे में है, बोलने के बाद उनको लगता है फिर ये लड़की का हमारे बच्चे को लग गया, यानी कोई कभी ऐसा भी अनुभव आया है। फिर उनको ये समझाना पड़ता है कि ठीक है, तुमको ऐसा लगता है तो वी विल प्रूव कि हम तुम्हारे मम्मी पापा का करते हैं, उनका भी पॉजिटिव है, तुम्हारा भी है, तो तुम्हारे भी खानदान में है, इनके भी खानदान में है, इसीलिए तुम कैरियर हो। पर तुमको कैरियर बच्चा हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तुम्हारे जैसी नॉर्मल लाइफ ही वो जिएगा, है ना। नॉर्मल हुआ तो और ही भी बेटर है, सिर्फ डिसीज नहीं होना, इसलिए हमको केयर करना है, ऐसा हम समझाते हैं, क्योंकि सबका राइट है। मान लीजिए वो बच्चे, जैसे आपने बोला, बच्चे में आइडेंटिफाई हुआ कि इसको सिकल सेल डिजीज है, वो कब तक जिंदा, मतलब जीवित रह सकता है, या फिर उसके कितने चांसेस है डेथ के, या फिर वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है अगर थोड़े बहुत प्रिकॉशन लिए जाए तो? हाँ, वैसे वो जी सकते हैं यदि प्रॉपर केयर, मेडिटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिकेशन भी अलग है, या मेडिटेशन तो तुमको मानसिक शांति ही प्रदान करता है ना, सब तुम्हारे डिस्प्यूट को शांति देता कि ये यस नाउ आई
हैविंग द डिसीज, नाउ आई हैव टू फाइट विद द डिसीज, और मुझे अच्छी फाइट देना है। मेडिकेशन प्लस पॉजिटिव, मेडिटेशन, हाँ दोनों बहुत जरूरी है। एंड और सबसे डिसिप्लिन मेन लाइफ। उन्होंने ये लेना है कि नहीं, मैं जीऊंगा, मैं अच्छे से लाइफ जीऊंगा। तो विथ ऑल देयर प्रॉब्लम्स, many problems they can meet in their life, पर डॉक्टर है, with the help of doctor and all these things they can live विद good डिसिप्लिन life, लाइफ, ठीक गुड से लाइफ life। जी सकते हैं। गुड यानी it depends, डिपेंड्स, बट it depends But कौन chances है। पेशेंट है। पर तुम्हारा हो सकता है, वो तो खूब नॉर्मल लाइफ तो है ही नहीं, इट इज ऑल फुल ऑफ पेन एंड ऑल दिस थिंग्स। यानी जॉइंट पेन हो सकता है, कभी कभी हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स तो है। जॉइंट का मेजर इशू हो सकता क्योंकि है वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिकल सेल फॉर्म होते हैं इसके कारण। तो पेशेंट क्राइसिस में नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो पूरी केयर लेती है। और पूरा सिकल सेल का तो हमारे आईजीएमसी में तो पूरा ऐसा, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में एक अलग से यूनिट है जिसमें पीएनडी पीसीआर भी किया जाता है। और नॉट एज अ काउंसलर, बट वी हैव टू डू द काउंसलिंग while taking the blood, while giving the reports, so that the patient should also not go into the deep ये टेंशन में क्या मेरा क्या होगा। ओके, सो डेली बेसिस से आप आज ऑफिस जा रहे हो, राइट, अ नॉर्मल डे, एंड ऑफिस पहुंचने के बाद ऐसा होता है ना कि आज क्या नई चुनौती आने वाली है, आज क्या नया कुछ कि आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम लगने लगा था कि अब तो ये डेली की बात हो गई है, नथिंग न्यू फॉर मी और नथिंग बिग डील फॉर मी? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं। अच्छा। क्योंकि डिफरेंट चैलेंजेस तो मेडिकल साइंस के सामने आके खड़े ही होते गए, जैसे स्वाइन फ्लू आ गया, फिर HIV शुरू हो गया, ये सब हमारे लाइफ स्पैन में। मेरा जो सर्विस 39 इयर्स ऑफ सर्विस है मेरी टोटल, सब वो आपके वर्किंग ड्यूरेशन में आए? हाँ, पहले HIV जब शुरू हुआ तब भी मैं वहाँ थी, हम लोगों का सेक्शन में ड्यूटी लगता था। तो अलग अलग ये देखे हैं, तो कुछ ना कुछ नया है ही। एक तो बार कंजंक्टिवाइटिस इतना हुआ था, वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पूरे यानी गांव के गांव कंजंक्टिवाइटिस, फिर उनका आई का स्वाब आना, फिर हमने प्रोसेस करना। माइक्रोबायोलॉजी सभी के बेस में माइक्रोबायोलॉजी है ही, इसीलिए मेनिंजाइटिस है। हमने काफ़ी कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स किए हैं कि USAID फंडेड प्रोजेक्ट्स थे, जो कि बहुत फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म के लिए किए जाते हैं, निमोकोकाइन, H इन्फ्लुएंसी, तो उनका CSF आता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड टेस्ट करने के लिए, ब्लड कल्चर भी आता है, अलग अलग ऐसे यानी सैंपल्स रहते हैं, उसमें से हमको रिपोर्ट, यानी वो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मल इसमें उसको बहुत स्पेशल केयर लेके उसको ग्रो करना पड़ता है, पर वो एंटीबायोटिक से पेशेंट बच भी जाता है। तो ये रोज का कुछ ना कुछ चैलेंज रहता ही था। कभी आपको इंटरेस्ट आता था, बट कभी आपको कभी डर नहीं लगा? जैसे कि हम लोग को सुन के ही लगता है ना कि ओ माय गॉड दिस लाइक लिथल डिजीज, लेकिन आप उसी एनवायरनमेंट में डेली काम कर रहे हो। HIV जब आया, हाँ जी, तब हम लोग बहुत डर लगता था। यानी पहला HIV पेशेंट का जिसका ब्लड लेने को जब वो लैब में आया, तो हमने खुद से भी ऐसा लगता था स्पिरिट से पूछो इसको क्या करो क्या नहीं करो, ऐसा। फिर धीरे 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 जैसे ये होते गया, यानी फिर धीरे धीरे ऐसा था कि यानी HIV पेशेंट को डिक्लेयर तो करना नहीं है, क्योंकि उसको सोशल जो स्टिग्मा अपना रहता है, सोशल लाइफ उसका वैसे मेंटेन रहना चाहिए, तो उसको छुपा के, यानी सिर्फ उसको रिपोर्ट देख के उसको काउंसलिंग होता था। वो हमको करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि HIV सेक्शन ही पूरा अलग था, और उसका पूरा यानी इतना तब HIV पॉजिटिव का ये हो गया था कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी पैनिक होके वो सब इन लोगों के लिए सब बहुत ऐसा अलग अलग सेक्शन खुले, अलग अलग है। तो ऐसा पर वो धीरे धीरे होता गया। फिर ऐसा हो गया कि कुछ तो भी ऐसा उसमें एक ये रहेगा कि वो फॉर्म पे लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये HIV है, पर हम लोगों को थोड़ा सा पता चलेगा कि HIV पेशेंट है ये, यानी ये HIV पेशेंट है। आफ्टर डीलिंग विद सच काइंड ऑफ केसेस डेली बेसिस पे, आपका क्योंकि जॉब था, इवेंचुअली आपको घर वापस भी जाना है, आपकी फैमिली है, तो आपको भी कभी लगता होगा कि व्हाट इफ गलती से मैं कहीं ये इन्फेक्शन घर तक ना ले जाऊं? हाँ, लगता है, कभी कभी लगता था,
पर हम लोगों को जो जो टेक्नीशियन जिनकी HIV वगैरह ड्यूटी है, उनको तो घर जाके पूरा वो, यानी पहले जाते समय हम इतने बार हाथ धोते थे कि कुछ, पहले शुरू में ऐसा मालूम नहीं जब रहता तो हैंड ग्लोव्स पहनने का पहले ये नहीं था, फिर नहीं गवर्नमेंट था। ने हैंड ग्लोव्स देना शुरू किए, फिर डिस्पोजेबल अच्छा। नीडल्स आई, यानी एक आते गया ना। हाँ। एक नीडल HIV भी ऐसे किसी को भी नहीं होता है ना। तो नीडल कहीं भी कभी ऐसे ऐसे होता है ट्रांसमिटेड हम डिजीज लोगों के है। वर्कर्स में कि वो HIV पॉजिटिव नीडल मुझे लग गई। आपको लगी अब थी? नहीं, मुझे नहीं, यानी जो भी वर्क कर रहा है हाँ, वो हाँ, हाँ। वर्कर्स को लग गई। ओके। कभी-कभी होता है, यानी ऐसे हुँ, हमने निकाले, पोंछे और डालने को गए, एकदम से ऐसे खच हो गया। हुँ। यानी वो कुछ भी हो राइट, सकता कुछ है, भी हो सकता एक्सीडेंटली है। कुछ भी हो राइट, राइट, सकता है, या राइट। वो ट्यूब भी, हमारे तो ट्यूब्स वगैरह तो वो सब प्लास्टिक की ट्यूब्स वगैरह रहती थी कि वो फूटने का चांस नहीं, पर वो उसका हुँ, गिरना, कभी-कभी स्प्लैश कभी नहीं कुछ होना भी हो चाहिए। सकता है। तो नीडल फिर आए कि वो नीडल बर्न करने के इंस्ट्रूमेंट्स मिलते गए, यानी जैसे-जैसे होता गया अच्छा, हमको मिलती गई ओके। वैसे-वैसे फैसिलिटीज़, ग्लोव्स, एप्रन पहनना, ये करना, वो करना, और घर जाके तो नहाना हमारा प्रोग्राम ही था, उसके बदले छोटे बच्चे रहते थे तो उनको तो पास ले मुश्किल ले। है। केयर तो पूरी लेते थे, लेकिन फिर भी कभी जॉब छोड़ने का विचार मन में नहीं आया। सो इन दैट केस यू वर ब्लेस्ड कि फैमिली वर आल्सो इक्वली सपोर्टिव, या राइट? फैमिली ओके। वाज सपोर्टिव। सो जैसा कि आपने बताया, इतना कुछ प्रोग्राम आपके लिटरली वर्किंग ड्यूरेशन में ये सब आया। आपने डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट और डिफरेंट डिफरेंट डिजीज यस। को फेस करने का चैलेंज लिया। इसमें इस सारी चीज़ों में गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहा? ईच एंड एवरी प्रोग्राम लेट्स से, या फिर कोई स्कीम या बजट नहीं, ऐसा कुछ वो एलोकेट जैसे होता था? हमारे लैब में आने तक का तो, जैसे कि अलग-अलग जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुए, जैसे स्वाइन फ्लू हुआ, तो उसका फंडिंग वगैरह होता था, वैसे किट लगती थी, जैसे डेंगू शुरू हो गया तो तो डेंगू गवर्नमेंट की की किट तरफ तो से ऐसे गवर्नमेंट के आती थी, तरफ से ही हम एलोकेट लोगों को आती? किट मिलती थी। और जहाँ तक कि हमारा एनजीओ के साथ जो काम करती थी, यानी फॉर सोशल, इसके लिए तो हमारे एनजीओ का पैसा उसमें उसमें लगता था। लगता था। हाँ, कभी-कभी ऐसा भी होता था ना कि हम लायंस क्लब के साथ कर रहे हैं, हुँ। पर हमने पेशेंट के लिए फ्री में टेस्टिंग किया है। टेस्टिंग किया है, हाँ, राइट। पर ये हो सकता है कि स्कूल उनके फंडिंग में से थोड़ा-सा हमको दे। केमिकल रिएजेंट का है ना, ₹5 पर टेस्ट यदि हम लोग लगाते थे, क्योंकि रिएजेंट्स तो लगते थे, रिएजेंट्स आर वेरी कॉस्टली। ओके। पर ऐसा करके नहीं तो हम अपना डोनेशन जमा करके भी करते थे, यानी। जैसा कि आपने बताया कि आपके वर्किंग ड्यूरेशन में इतने सारे डेंजरस एंड लीथल या डिजीज आए, तो आपको एज अ पर्सनली लैब टेक्नीशियन या जो आप काम कर रहे थे, सबसे डेंजरस एंड लीथल कौन सा डिजीज लगा जहां आपको मतलब लगा कि आई डोंट नो व्हाट्स गोना बी नेक्स्ट, लाइक वो तो लाइफ एचआईवी या का तो लगा फ्यूचर? ही था। HIV वाज जब द मोस्ट एचआईवी हुआ डेंजरस तो दैट मोस्ट टाइम? डेंजरस था, और ट्यूबरकुलोसिस का बहुत डर लगता था, बिकॉज ट्यूबरकुलोसिस का कल्चर हम लोगों को करना पड़ता था, जो सैंपल्स आते हैं। वो भी ट्रांसमिटेड डिजीज है हाँ, ये सारे? ट्यूबरकुलोसिस तो बहुत एयर थ्रू एयर भी जाता है ना। हम्म, तो ट्यूबरकुलोसिस का कल्चर करना, कंसंट्रेशन मेथड, अलग-अलग मेथड्स थे। मुझे ट्यूबरकुलोसिस से बहुत डर लगता था। लेप्रेसी का भी आता था, पर लेप्रेसी के स्मीयर आ जाते थे तो इतना टेंशन नहीं था। ट्यूबरकुलोसिस के सैंपल के कारण जो कि हमको हैंडल करना पड़ते थे, और पहले शुरू में हमको ग्लोव्स वगैरह मिलते नहीं थे। फिर धीरे-धीरे तब वो ये किस मिलना शुरू ईयर हुआ। के बारे में बात कर रहे हो, लाइक यानी जैसे मैं 70s? अभी 78 वगैरह के बाद की भी बात लेंगे तो भी बोल उस सकते हैं टाइम कि ग्लव्स तब इतना कॉमन ये नहीं नहीं था था। मेडिकल हाँ, ये में? यानी अच्छा। देते थे, यानी एकदम लगा तो, यानी हमको टेक्नीशियन को नहीं मिलते थे, फिर धीरे-धीरे मिलने लग गए। जैसे फिर हम लोगों ने भी डिमांड अच्छा, करना शुरू किया कि ओके। नहीं, तो हमको उस टाइम आप इन्फेक्शन बेयर का डर हैंड है। से आप लोग करते थे करते थे। सारे टेस्ट? या ओह, ओके। शुरू में ऐसा था। यानी डॉक्टर लोग या जो सेक्शन कटिंग कर रहे हैं उन लोगों को मिलते थे, पर हमें नहीं मिलते थे। फिर ओके। ट्यूबरकुलोसिस के लिए फिर हमने पहले हम लोगों को दिया जाने लग गया। फिर ऐसा अलग-अलग मिलते गए, पर पहले थोड़ा-सा हमको संघर्ष तो करना पड़ा, क्योंकि शुरू में ऐसा इतना कल्चर नहीं था वो। ओके, ओके। फिर एचआईवी वगैरह आने के बाद तो कोई सवाल ही नहीं था, यानी मिलते ही गए। उस और टाइम तक ट्यूबरकुलोसिस का डर इसलिए भी ज़्यादा लगता था क्योंकि मालूम ही होगा सिंपल जी आपको कि एचआईवी पॉजिटिव होना इज नॉट एड्स, राइट। ठीक है। एचआईवी पॉजिटिव इज दैट इज ऑल्सो आरएनए वायरस। तो तुम्हारा वायरस इन्फेक्शन तुमको हो गया है,
बट वो इम्यूनिटी कम करता है, इसलिए तुमको मल्टीपल जब डिसीज होते हैं तब तुमको एड्स हो गया ऐसा बोलते हैं तुमको, है ना, जनरली ऐसा जनरल टर्म बता रही मैं। तो ये सबसे पहले धीरे धीरे ही हमको भी ध्यान में, जैसे जैसे उसका ये बढ़ता गया, हमने भी पढ़ा, ये किया, कोशिश किया समझना क्या है, होता गया। पर ट्यूबरक्यूलोसिस तो मेनली कॉमन था। तो हर ट्यूबरक्यूलोसिस के पेशेंट का जो सैंपल है वो मन में ऐसा डर था कि ये कहीं HIV का ना हो। मिक्स बहुत, हो सकता है। हाँ, बहुत मिक्स नहीं, यानी उनको भी ट्यूबरक्यूलोसिस की ज्यादा पॉसिबिलिटी है जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई, है ना। तो वो सैंपल आया है, मतलब हो सकता है कि HIV तो एक कहीं सैंपल नहीं से है। आपको दोनों टेस्ट निकालने हैं, सेफर साइड? नहीं, ये तो स्पूटम वगैरह के सैंपल, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए कफ सैंपल आता है, या तुम्हारा किडनी में, यानी ट्यूबरक्यूलोसिस कहाँ है, यानी यूरिन सैंपल भी आता है कभी कभी, 24 आवर्स यूरिन सैंपल, प्लूरल फ्लूइड वगैरह सब आते हैं अलग अलग। AB के लिए जहाँ डॉक्टर को लगता है कि ये AB लग रहा है, AB इज एसिड फास्ट बेसिल, ओके, दे आर प्रेजेंट इन, दे आर द ट्यूबरक्यूलर बेसिल, इन ट्यूबरक्यूलोसिस एसिड फास्ट बेसिल रहते हैं। लेप्रेसी में भी एसिड फास्ट ही बेसिल रहते हैं, लेकिन दे आर लेस एसिड फास्ट, और वो अलग अलग ही है सैंपल। लेप्रेसी में तो स्किन का ही आता है, हाँ, कट करके स्किन बेचते, क्योंकि वो स्किन पे लीजन्स रहते हैं ना। तो ट्यूबरक्यूलोसिस से हम लोग बहुत, मैं ज़्यादा पैनिक होती थी। HIV तो था ही था, पर वो HIV आने के बाद भी ट्यूबरक्यूलोसिस का हर सैंपल, मैंने तो HIV के सेक्शन में मेरा कम ही पोस्टिंग लगा, बट मोस्टली ऑन द सिकल सेल। पर वो रूटीन लैब में आता है। जब HIV में आता है तो प्रिकॉशन ली ही जाती है, बिकॉज वो HIV की लैब ही है। जब रूटीन में आता है जो कि मालूम नहीं है कि ये है क्या, तो केयर लेना ज़्यादा हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि ओके। एंड ऑब्वियसली आप लोगों ने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, स्पेशली सिकल सेल फील्ड में। सिकल सेल के फील्ड में तो मैं ज़्यादा आखिरी 3 साल में, जब मैं IGMC में गई तब मैं फुल फ्लेश उसमें ही हो गई। पर मैं GMC में भी थी तो हम लोग कैंप और स्क्रीनिंग करते ही थे, यानी करीब 8 या 9 साल मैंने काफ़ी कुछ सिकल सेल थ्रू दिस NGO काम किया। ओके, इसके लिए आप लोग को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, एप्रिशिएशन मिला? हाँ, वो तो वर्कशॉप वगैरह हमारे यहाँ होते थे कि यानी PND PCR टेक्निक जो है ये सबको सिखाना था, जैसे हमारे रिजल्ट पॉजिटिव आए। फिर इधर हमारा तो कॉलेज ही था ना, तो वहाँ पे अलग अलग ऐसे वर्कशॉप होते थे। वर्कशॉप में फिर हमको ये मिलते गया कि यानी जैसे कि वहाँ पे उन्होंने हमारा सत्कार किए कि अरे आपने बहुत अच्छा काम किया, या मुझे सिकल सेल और ये जो PND PCR वगैरह करती थी, इसके ऊपर से मुझे IGMC में 2016 में मुझे मेयो का यानी बेस्ट वर्कर का अवार्ड मिला फॉर माय, उसके लिए मेरे को मैं KEM में ट्रेनिंग के लिए भी गई थी। व्हाट इज KEM? KEM हॉस्पिटल बॉम्बे। अच्छा, KEM का हॉस्पिटल है ना, ओके। वहाँ पे यानी वो बहुत वहाँ पे अच्छा PCR PND PCR और ICMR के प्रोजेक्ट लैब थी, वहाँ पे हमको ज़्यादा और स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया। फैस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स का ट्रेनिंग मेरे को वेल्लोर में भेजा था, यानी जैसे अलग अलग इसमें। पर मेरा पूरा लाइफ मैंने ज़्यादातर माइक्रोबायोलॉजी के लिए गया, यानी क्योंकि मेरा पोस्टिंग ज़्यादा ईयर्स में माइक्रोबायोलॉजी में थी। और फिर मेरा जैसा आखिरी 4 साल फिर मैं यहाँ आई तो फिर PND PCR किया, तब KEM में वगैरह गई, यानी तब PND PCR भी नया था जी, कि बच्चू जब पेट में है, फीटस 45 डेज हो गए और ये वो आती है, तुमको पता चलता है कि दोनों कैरियर है, तो वो फॉर PND PCR, और हमारे यहाँ सैंपल आते थे। ओके, तो ये सैंपल का वर्क मेरा 3-4 साल का है, यानी ये सब नए टेस्ट करना, स्टैंडर्डाइज करना। ओके। सिकल सेल के लिए स्क्रीनिंग कैंप इलेक्ट्रोफोरेसिस में करती थी, वो तो 8-9 साल से, यानी NGO थ्रू। तब GMC में मेरी जो ड्यूटी थी वो तो माइक्रो में थी। तो टोटल आपका कितने साल हो गए होंगे इस फील्ड में ओवरऑल? मैं टोटल 39 इयर्स का मेरा जॉब है। अमेजिंग। 35 to 36 इयर्स GMC, 4 इयर्स इन IGM। सो अभी रिसेंट के टाइम में भी आपको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। सो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नितिन गडकरी साहब जी भी आए थे।
आपका वो मिलना हमारे हुआ I'm sure? वर्कशॉप के कंसर्न में ही था हम्म, कि वर्कशॉप सक्सेसफुली हमने किया और इतनी सारी टेस्ट स्टैंडर्डाइज किए। जी। तो जो भी लोग हम वहाँ पे थे, जिन्होंने वर्कशॉप में जो पार्टिसिपेंट्स हम्म, थे, हम लोगों का सबको ऐसे सत्कार किया था। हम्म, और ऐसा तो बीच बीच में होता रहा, पर सही बताऊं क्या कि मन में कभी ये था ही नहीं कि हमारा सत्कार होना चाहिए वगैरह। मन में ये था कि बस मुझे काम करना है और जितने लोग हम लोग स्क्रीन कर सकेंगे, कुछ तो हम काम समाज के लिए कर रहे हैं। इसीलिए कितने अवार्ड्स मिले या क्या, वो अवार्ड वगैरह ये बात की बात है। like अभी that's bonus. यस, अभी मैंने तो फिलहाल अभी मैं उससे भी मैंने विड्रॉ कर लिया है। यानी जैसे ये अपना हुआ अभी कोरोना जब से आया, तो फिर हमने धीरे धीरे हमारे लैब में, और फिर मैंने भी जाना, तब तो बंदी थी, यानी लैब वगैरह में जाते थे Right, इमरजेंसी ड्यूटीज right, में। right. फिर उसके बाद से मैंने थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ किया है। After पर मैं अभी भी retirement. हूँ सिकल सेल एसोसिएशन में, पर मैं अभी इतनी एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं हूँ। परफेक्ट। तो सो आप प्लीज मुझे और दर्शकों को ये भी बताएं कि कोविड के टाइम कैसा था। आई नो हम सब ने झेला है, वो ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी बात है, रिसेंट टाइम ही है। कोविड के टाइम पे तो जैसे 2016 में ही मैं रिटायर हो गई, तो एज ए मेडिकल पर्सन मैं वहाँ नहीं थी लैब में। ओके। सो आई कैन नॉट टेल यू मोर अबाउट दैट। बट इन जनरल जैसे कि आई एम श्योर आपका वो पूरा का पूरा एसोसिएशन रहा है, लोगों के साथ स्टिल आप कांटेक्ट में रहती होंगी। हाँ, रहती हूँ या ये है, पर तब तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कोविड क्या है और कैसे नहीं। यानी ये तो सब ऊपर के लेवल से ही सब हुआ। और तब मैं बताती ना कि मैं यदि लेबोरेटरी में तब रहती थी ऑन ड्यूटी, तो ड्यूटी लगती थी और मैं इसके बारे में ज्यादा आपको बता सकती थी। तो कोविड जब आया तो आपका क्या मतलब रिएक्शन था, बिकॉज बीइंग अ टेक्निकल साइड ऑफ इट मुझे ये लगा था कि बीच में ऐसा टीवी पे भी उन्होंने बताया था कि रिटायर्ड भी हो गए हैं तो भी हमको स्टाफ चाहिए एज अ वॉलंटियर सोल्जर करके, ऐसा उन्होंने कुछ तो एक पोस्ट बताया था। राइट, कोविड वॉरियर। कोविड वॉरियर, राइट, यू आर राइट। हाँ, तो जिसको चाहिए वो आके ज्वाइन हो सकते हैं वगैरह। मैंने बहुत चाहा कि मैं जाऊँ, पर फॉर सम रीजन, और सब लोग अभी बोले कि अभी तू जा मत। और वो धीरे धीरे वो कोविड का भी इतना डेंजरसली बढ़ता गया कि मेरा विचार ही रह गया, मैं नहीं जा पाई। बट यू रियली वांटेड टू गो? हाँ, या आई वांटेड टू। ओके, क्योंकि मुझे पीसीआर टेस्ट करना और कितने लोगों को स्क्रीनिंग करना, इसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। मेरा फील्ड यानी छोटा सा ही था, या बिकॉज माय रोल एज अ लेबोरेटरी टेक्नीशियन इन ऑल दीज वर्क्स। बट ठीक है, पर माइक्रोबायोलॉजी ऐसा ही बहुत इम्पोर्टेंट था। बिना आप लोगों के आगे जैसे बिना टेस्ट का पता नहीं कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन स्टेनिंग कर रहा है, हमारे स्टेनिंग में क्या डिफेक्ट है, ये ढूंढ के यदि हम स्टेनिंग परफेक्ट करेंगे तो डॉक्टर रिपोर्टिंग परफेक्टली होगा। यानी टेक्नीशियन कितना परफेक्ट टेक्निक करता है, इसके ऊपर ही डॉक्टर भी रिपोर्टिंग करते हैं ना। तुमने जो सेक्शन काटे, बायोप्सी के आते हैं, वो सेक्शन से कैसे कैसे होता है, हमने सैंपल में बराबर वो लीजन उठाया क्या, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में यदि बोलना चाहूंगी तो ही उसमें आने वाला है बैक्टीरिया ग्रो होंगे, फिर उसकी कंडीशंस में दे रही हूँ कि नहीं, यानी उसमें से प्रॉपर आना चाहिए। इसलिए जो कोशिश थी वो टेक्निक था। मैं टेक्निक्स में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, और फिर मैंने माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स नाम का एक किताब लिखा है। दैट्स लवली। और वो मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि जब मैंने डीएमएलटी किया तो मेरे नोट्स थे, तो और ऐसा सोचा कि पैरामेडिकल कोर्सेस या डीएमएलटी स्टूडेंट्स या जो एमडी भी करते हैं उनका वाइवा परफेक्टली कवर होने जैसा ऐसा कहीं एक जगह नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर साहू जी वहाँ थे जिन्होंने एडिटिंग किया, और हमारा फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स का किताब निकला। फिर उसकी 2 एडिशन हमने और निकाले, और मैं बहुत खुशी से ये प्राउडली ये बताना चाहती हूँ, खुशी से बोलने से अच्छा है कि नासिक यूनिवर्सिटी के रेफरेंस बुक में हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स ये हमारा किताब है। मेनी कांग्रेचुलेशंस जी। ओके, सो आपके अचीवमेंट्स इतने ज़्यादा है कि मुझे लग रहा है मैं कौन सा पार्ट
कवर करूँ या कौन सा पार्ट सेकंड पार्ट 2 पॉडकास्ट के लिए रखूँ, बट लेट्स से मेडिकल डेफिनेटली हमने बहुत सारी बातें की, सोशल वर्किंग। आई वुड लाइक टू टच बेस नाउ साहित्य जगत। आपका वहाँ भी इक्वली कंट्रीब्यूशन है और आपका इंटरेस्ट भी है, तो कुछ उसके बारे में बताएं। मैं पोएम्स बचपन से थोड़ी थोड़ी लिखती थी जी ज़्यादा नहीं, फिर भी जी। हाँ। और जब मेडिकल का वो था कि प्राइवेटाइजेशन होने वाला था, सब मेडिकल सर्विसेज से ना, गवर्नमेंट काफ़ी ऑफिसेज वगैरह तब प्राइवेटाइज हुए, तब हमारे यहाँ भी एक ऐसी आंधी आई कि मेडिकल कॉलेज भी प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। जी जी। तो वो उसको यानी जैसे मराठी में खाजगीकरण बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन इज खाजगीकरण। बेसिकली क्योंकि मैं मराठी हूँ तो मुझे हिंदी वर्ड से ज़्यादा परफेक्शन से मराठी वर्ड्स मालूम है, या तो फिर इंग्लिश में बता सकती हूँ। नो प्रॉब्लम तो नो फिर प्रॉब्लम। हमने उसके ऊपर भी मैंने ऐसे पोएम्स लिखे थे असेंबली में, हम जब मोर्चा निकालते थे, क्योंकि आई वाज द सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन की सेक्रेटरी भी थी मैं। तो हमारी ऑल इंडिया लेवल पे भी एसोसिएशन थी, पर मैं हमारा छोटा सा हमारा जो नागपुर और महाराष्ट्र का यूनिट था जी जी। उसमें भी मैं थी। और हम लोग जाते थे, हमारी डिमांड, तो हमने खाजगीकरण के अगेंस्ट मोर्चा निकाला था। अच्छा। तभी भी मैं जो लिखती थी, फिर हम लोग ऐसे पोवाड़े जैसे माइक पे सब बोलते बोलते वहाँ जाते थे। ओके। सबसे ज़्यादा स्पीड पकड़ी कि जब मैं कोरोना पीरियड में, कोरोना पीरियड में ऐसा हुआ कि बाहर जाने के इसके ऊपर लिमिटेशंस लग गए। तो पहले मैं थोड़ा सा पेंटिंग भी करती थी, वो भी कोरोना, इसमें मैंने ड्राइंग और पेंटिंग की तरफ फिर मेरा टाइम उसमें भी मैंने खर्च करना शुरू किया। और मुझे बहुत मज़ा आता था, 3-3 घंटे में एक आधा ड्राइंग निकालती हूँ तो करना, या कोई पोएम। और तब नहीं क्या क्या हुआ कि सभी जगह से ऐसे खूब सारे व्हाट्सएप वगैरह भी तब तक आ चुका था, तो ऐसे ग्रुप्स खुल गए। तो उस ग्रुप में से फिर हमको सब्जेक्ट दिया जाता था कि आप सबसे कुछ पहले बनाएं या मैंने कुछ अक्षर लिखें। मंच करके बॉम्बे का है जी। उसमें मैंने पहले पार्टिसिपेट किया। फिर हर महीने में एक पोएम डालना, वो सब्जेक्ट तुमको दे देंगे, उसके ऊपर अच्छा। लिखो और भेजो। फिर अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पोएट्री पता चले। किसी पे ऐसे वर्कशॉप जैसे लेते थे, जैसे कार्यशाला, कि चलो ये सब्जेक्ट है, ये काव्य अभी जैसे मधु सिंधु काव्य है वो सीखो। फिर वो नियम उनके क्या है, कैसे काव्य, से सीखते गए सीखते गए सीखते गए और बनती गई। और बस भगवान की दया है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट आया बहुत, आपको और मैं लिखते उस गई। चीज के लिए भी बहुत सारे अवार्ड्स और सत्कार मिले हैं। हाँ, वो तो मिले। ओके। पोएम्स बहुत अलग अलग लेवल पे कॉम्पिटिशन्स और ये होता है। और कुछ ग्रुप ऐसे भी है कि जिनमें वो लोग बोलते हैं कि जो सर्वसामान्य लोकल लेवल पे जो लोग हैं कार्य करते हैं, यानी वो जो पोएम भी है, पोएम भी लिखते हैं, यानी कवि या कवियत्री भी है, वो स्कूल में टीचर्स भी हैं। पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि वो अपना राइटिंग स्किल डेवलप करना और उनको सामने लाना। तो वहाँ पे ऐसे भी खूब ग्रुप थे कि तुम्हारा पूरा लाइफ की अचीवमेंट्स वगैरह लिख के दे दो, तो समाज रत्न पुरस्कार ऐसे वगैरह थे। तो मुझे अक्षर मंच का वो मिला है, अक्षर मंच ने मुझे दिया था समाज रत्न। तो मेरा सिकल सेल और साहित्यिक क्षेत्र ये दोनों कंसिडर करके वो अवार्ड मुझे मिला। वाओ। तो ऐसे कोरोना के टाइम का एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारी प्रतिभा को पेश करने के लिए ऐसे अलग अलग मंच अवेलेबल हो गए। राइट। एंड अब तक का जो भी आपने लिखा है, आपकी जो रचना है, उसमें आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? वैसे मालूम है नहीं, जो भी अपनी रचनाएं रहती ना हमको दिल के अच्छी ही करीब लगती है। है, दिल की करीब है। और True. सब्जेक्ट के अनुसार वैसे वो अलग अलग जी जी लगती है। जी पर फिलहाल अभी नवरात्र का दिन चालू जी। जैसे अभी नवरात्रि है, हाँ मैंने नवरात्रि के ऊपर एक गीत रचना किया हाँ, है। प्लीज कुछ सुना दे प्लीज। तो मैं हाँ हाँ, थोड़ा सा प्लीज एक- प्लीज। तो मैं एक गीत आप लोगों के लिए पेश करना चाहती हूँ, जो कि मैंने नवरात्र के लिए लिखा है। जी जी।
मेरे गीत ये मराठी में है, नो प्रॉब्लम, नो क्योंकि प्रॉब्लम। मैं हिंदी थोड़ा कम लिखती हूँ पर मराठी ज़्यादा लिखती हूँ, लेख वगैरह भी लिखती हूँ। तो मैं पहले मराठी, फिर मैं तो कुछ हिंदी रचनाएं मैंने की है, बट पहले मैं मराठी की पढ़ती हूँ क्योंकि नवरात्र भी है तो। जी। आदि माया आदि शक्ती तूच दयेचा सागर, नवरात्रोत्सवी यंदा तुझा मांडते जागर, नवरात्रोत्सवी यंदा तुझा मांडते जागर. अत्याचार घडे रोज स्त्रियांवरी बलात्कार, पडे यज्ञात आहुती निर्भया होते उदार, वासनेच्या भस्मासुरा वदना धावसत्वर, वासनेच्या भस्मासुरा वदन्या धावसत्वर, नवरात्रोत्सवी यंदा तुझा मांडते जागर, नवरात्रोत्सवी यंदा तुझा मांडते जागर. स्थापली नशेने सत्ता तारुण्य झाले बेभान, विसरून कर्तव्याला झिंगले होत हैवान, संपवून नशेखोरी तूच वाचव पामर, संपवून नशेखोरी तूच वाचव पामर, नवरात्रोत्सवी यंदा तुझा मांडते जागर, नवरात्रोत्सवी यंदा तुझा मांडते जागर. कोपला निसर्ग कोठे बळीराजा हतबल, पोळ्या शेकत व्यापारी फक्त करतोय खल, जगताच्या पोशिंद्याला तार भरून उदर, जगताच्या पोशिंद्याला तार भरून उदर, नवरात्रोत्सवी यंदा तुझा मांडते जागर, नवरात्रोत्सवी यंदा तुझा मांडते जागर. और एक मराठी की ही थोड़ा सा अलग पैटर्न की, जी। जैसे मैंने बोला ना कि अलग अलग फॉर्म्स कविता के मैं लिखना सीखी, उसमें एक मधु सिंधु काव्य है, ओके। तो उसमें मैं एक मैत्री है, उसके भी 2-3 ही हम्म। स्टांजा पढ़ूंगी. जी जी जी। मैत्री ती शान आहे आयुष्याची, जणू जगण्याची सोनेरी खाण, सोनेरी खाण, सोनेरी खाण. मैत्री ते वस्त्र अमोल धाग्यांचे, भाव भावनांचे, असे जे अस्त्र, असे जे अस्त्र, असे जे अस्त्र. मैत्री तो झरा निर्झर प्रेमाचा, विसावा जीवाचा, असतो खरा, असतो खरा, असतो खरा. और आखरी पंक्ति है, मैत्री असते ठेव अनमोल, अंतर्मनी खोल, सदा रुजते, सदा रुजते, सदा रुजते. तो इसका थोड़ा भाव आप समझा सकते हो? हाँ, मैंने मैत्री का इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश की है कि हमारे हर एक की ज़िंदगी में सबको मालूम है ना, हमारा फ्रेंड जो रहता है, हमारी जो दोस्ती रहती है, मैत्री यानी दोस्ती, वो क्या मायने रखती है हमारे ज़िंदगी में. जी। वो जैसे कि हमें एखादे सोने की खान यानी खदान मिल गई, तो कैसे उसमें से सोना ही निकलेगा और बहुत यानी फ़ायदा ही फ़ायदा है. वैसे हमारे को एक बहुत अच्छा दोस्त मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है. वैसे ही ओके, मैत्री क्या lovely। है, तो मैंने बोला है कि मैत्री ये एक वस्त्र है, जो धागे जिन धागों से वो बनता है, वो धागे जो है वो इतने अमोल है, अनमोल है कि उसकी कोई कीमत नहीं है. और वो भाव भावना से बंधे जाते हैं, यानी जो वस्त्र जब Understood। बुनाया जाता है तो भाव भाव भावना भावना रहता से, और ये धागों से, ये मैत्री का जो वस्त्र है भरजरी, है। वो उससे बनता है. और वैसे ही वो एक
बहता हुआ पानी का खिलखिलाता हुआ झरना है, जिसमें सिर्फ प्रेम प्रेम और प्रेम ही तुम्हें मिलने वाला है। और तुम्हें जब भी विसावे की जरूरत है कि हमें कुछ भी सलाह है, तो हमारा दोस्त जो रहता है वो हमारे सबसे करीबी रहता है। तो दैट्स ऐसा लवली, मैत्री, ये बहुत सुंदर ये है जो कि सो सबकी होना ही ब्यूटीफुल। चाहिए। जरूर जरूर एक जरूर। एक मित्र अब कुछ आप थोड़ा हिंदी में सुना दे, जो आपका फेवरेट, जो आपके दिल के करीब हो। यस, मैं एक 3 पंक्ति यानी स्टांजा हिंदी जी के जी मैं बताती जी हूँ। जी। हिंदी वैसे मेरे को बहुत ज्यादा आता नहीं है, फिर भी मैंने बट आप बहुत कोशिश की अच्छी, है, नहीं देखते आप हैं। बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो। मेरे पोएट्री का नाम है महासंग्राम। हम्म। जीवन तो एक महासंग्राम, जीवन तो एक महासंग्राम, हम सबको लड़ते रहना है। क्या जीना क्या लड़ना, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। रणभूमि सबकी भिन्न भिन्न है, रणभूमि सबकी भिन्न भिन्न है, मर्म तो किरदार निभाना है। क्या बिघटना क्या निभाना, एक दिन किरदार में ढल ही जाना है, किरदार में ढल ही जाना है। घावों का होना अति भयंकर, घावों का होना अति भयंकर, मरहम तो फिर भी राम नाम है। क्या राम क्या श्याम, एक दिन पंचतत्व में घुल ही जाना है, पंचतत्व में घुल ही जाना है। लवली लवली। ओके, सो जैसे कि आपने इतने सुंदर सुंदर एक्चुअली पोएम लिखे, आपकी बहुत सारी किताबें भी आपने पब्लिश कराई हैं। पब्लिश बहुत सारी, यानी अभी एक किताब तो मेरा पब्लिश होके आ गया, जिसका इंद्रधनु नाम है। उसमें मैं अलग अलग यानी भावगीत से लेके अभंग से लेके सब अलग अलग फॉर्म की पोएट्री उसमें है। अष्टाक्षरी है, दशाक्षरी है, तो ऐसा वो है। और खुशी की बात ये है कि उसको मुझे प्रस्तावना जो मिली है, तो नितिन गडकरी जी की जो मिसेस है कांचनताई गडकरी, उनकी प्रस्तावना मिली है। मेरे लिए बहुत अभिमान की बात है, मैं बताना चाहती हूँ हम सब के लिए। और एक मधु सिंधु काव्य रचना का मेरा एक किताब है, अभी प्रेस में है, जो कि पब्लिश होगा। जी। बाकी करीब करीब 1,500 के ऊपर मेरे पास रचनाएं हैं, मैंने लिखी इस पीरियड में। लेख वगैरह लिखती हूँ तो पेपर में वगैरह वो आता है, तो उसमें ज़्यादा जर्नी प्रवास वर्णन ज़्यादा है, क्योंकि मैं पाईवारी वगैरह में बहुत कर चुकी हूँ। तो जी बहुत बेटी भी यूएस में है, तो वहाँ पे भी हम लोग जाते तो बहुत एक्सकर्शन करते हैं। और दुबई में भी आए बेटा है, तो उनके यहाँ भी आने के बाद सब देखा है। जी। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिखती हूँ वहाँ के पेपर में, महाराष्ट्र टाइम्स में वगैरह बहुत ऐसे छप के आए हैं। फिलहाल भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मैं कोरोना पीरियड में ज़्यादा चित्र निकालने लग गई, तो खूब अच्छा नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, पर मैंने पूरा रामायण काव्य के ऊपर 123 वगैरह स्ट्रांजा का रामायण पूरा मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है, दशाक्षरी काव्य रचना की है। वाह। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उसके ऊपर मैं चित्र निकालूं। तो चित्र मैंने अपने मन से निकाले नहीं है, मैंने कहीं कहीं से देखे हुए है या कुछ गूगल में देख के मैंने बनाया। जैसे गूगल में ऐसे खूब साइट है कि तुमको सिखाते हैं स्केचेस कैसे बनाना, उसमें से वगैरह मैंने चित्र लिए हैं। और पहले तो ब्लैक एंड वाइट का सोचा था, फिर मैंने उसको कलर भी किया है। तो फिर क्यों ना उसका कुछ किया जाए, क्योंकि सब लोगों को मैं इस नतीजे पे पहुंच गई थी कि मैं यदि लोकल ऐसा कुछ पब्लिश करती हूँ तो भी हाथों हाथ जाना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो जितना मैं ये अभी आप लोगों का जैसे ज़्यादा व्हाट्सएप और ये मीडिया जो माध्यम बन चुका है, इसलिए मैंने ई बुक बनाया उसका। दैट्स लवली। तो सचित्र काव्य रामायण ऐसा उसका मैंने नाम दिया है। एंड आपने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं, आपका एक एल्बम भी आया है। हाँ, तो ऐसा ये जो अभी मैंने पढ़ा ना जो आदि माया आदि शक्ति जी, इसका भी एक ये है। फिर एक नवविधा भक्ति मैंने, यानी सबसे मेन राइटअप मेरा दासबोध के ऊपर है। अच्छा। तो रामदास स्वामी आप जानते ही है कि शिवाजी महाराज जो है उनके गुरु थे। तो सज्जनगढ़ पे उनका निवास था, और उनकी निवास यानी आखिरी के दिनों में उन्होंने वहाँ पे थे, पर उनकी समाधि वगैरह वहाँ पे है। तो मैं रामदास स्वामी, हम लोग जो आरती बोलते हैं, गणेश जी की आरती है, शंकर जी की आरती, महाराष्ट्र में ज़्यादातर के जो बोला जाता है वो सब रामदास स्वामी लिखित है। अच्छा। तो वो
सब ऐसे आध्यात्मिक है, दासबोध भी। पर जब मैंने दासबोध पढ़ा, पारायण किया, मेरे ध्यान में आया कि अरे ये तो एक साइंस है, तो ये साइंस क्यों ना हमारे नेक्स्ट पीढ़ी तक जाना चाहिए। पर उनको दासबोध पढ़ना हर एक को, यानी इतना किसी के पास टाइम भी नहीं है कि इतना धार्मिक ग्रंथ वो कौन पढ़े। रामदास स्वामी जी ही कहते थे कि लेखन ये एक ऐसी कला है कि कवि जो है वो लिख सकता है और वो विचार। फिर मैंने भी वही माध्यम चुना और मैंने पूरा दासबोध काव्य रूप में लिखा, जिसका नाम गीत दासबोध है। उसकी 13 गानों की एक सीढ़ी, 13 गाने, यानी 13, उसमें हर एक इसमें 13 स्ट्रांजा भी है, क्योंकि श्री राम जय जय राम ये 13 अक्षर का मंत्र है, इसलिए 13 चुना है। अच्छा। और मेरा ऐसा उसकी एक सीडी पब्लिश हुई है। वो बस इतना ही है, इतना ही समर्थ कृपा उनके लिए मैं कर सकी। ओह माय गॉड, मतलब नाउ मैं इतनी मिसमराइज्ड हूँ आपकी जर्नी से, स्टार्टिंग फ्रॉम आपको गवर्नमेंट जॉब मिलना, वहाँ पे एज ए टेक्नीशियन आपने डिजीज़ और वो सबको टैकल करते हो जो आपका जॉब था, फिर वहाँ से आपकी पैशन शुरुआत होती है, एंड देन आपका थोड़ा थोड़ा जर्नी स्टार्ट होके सोशल वर्क, देन नाउ साहित्य जगत, एंड आप एक्चुअली आपने स्पोर्ट्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया है डाउन द लाइन, लाइक रिटायरमेंट के बाद से, am I right? हाँ, पहले भी हम लोग खेलते थे बैडमिंटन वगैरह, पर मैंने ऐसे कुछ मैचेस वगैरह नहीं है वो अब फिर भी आपने इतना हाँ, कुछ पर वॉक करती थी। और हमारे यहाँ आजकल वो नितिन गडकरी जी जब से हमारे यहाँ एक ऐसी स्पर्धा होती है हर साल ठंडी के दिनों में, जनवरी में होती, 12 जनवरी को, मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। लकीली उसमें मिल गया एज ए मैराथनर। वो ज्यादा नहीं था, 5 किलोमीटर का ही था, स्टिल हाँ। पर वो ज्येष्ठ नागरिक का था, तो यानी उसमें मुझे मिला। मैंने आफ्टर 60 मैंने वो किया है, ये बता रही हूँ। सच अ इंस्पिरेशन, लाइक मतलब इस एज होते गया, यानी मुझे ऐसा कुछ मुझे अचीव करना है ऐसा एम पकड़ के मैंने कभी किया। हाँ, लाइक मैंने बहुत बस जैसे आता गया, पर बहुत मन लगा के हार्ड वर्क करके मैं करती गई, और बाकी सब ऊपर वाले की कृपा। लोगों को अच्छे लगे, लेकिन फिर मेरी पोएट्री अच्छी लगी, या लाइक इन जनरल मैं बोल रही हूँ, 30 प्लस होते होते वे फील लाइक अरे हम बूढ़े हो रहे हैं, एज हो गई, अब कुछ करने का मन नहीं करता, यहाँ टाइम नहीं मिलता। वहाँ आपकी तो जॉब थी फुल टाइम, फैमिली है, बच्चे हैं, एंड देन आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो आपने इतना कुछ कंटिन्यू किया। स्पेशली आफ्टर रिटायरमेंट बहुत सारे लोगों से भी मैं मिली हूँ, इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स ऑल्सो, दे ऑलवेज लाइक आई एम गेटिंग बोर्ड एट होम, मोस्टली दे मिस चिल्ड्रेन टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन ऑब्वियसली बाहर जाते हैं, बाहर सेटल हैं या फिर घर के बाहर। तो उस केस में बट आपने अपने आप को ऐसे ऑक्यूपाई किया है जहां आपको टू बी ऑनेस्ट किसी और की जरूरत है नहीं, मतलब यू आर सेल्फ सफिशिएंट। ऐसा नहीं है, हम लोग भी अपने बच्चे सबको वैसे मिस करते ही है। फिर भी ऐसा है कि जब हमने उनको अलाउ किया है जाने के लिए, तो अभी मैं ऐसा बोलने में कोई मतलब नहीं कि अभी आप वापस आ जाओ। जब बच्चा एकदम ऊपर के, उनको जहाँ पे उनको मिला स्पेस और उनकी डेवलपमेंट जहाँ थी, हमने बच्चों को वहाँ पे भेज दिया है। और वो भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, दूर दूर है फिर भी। और उनके यहाँ जाने के बाद भी मुझे बोर नहीं होता, क्योंकि मैं वहाँ पे खुद गार्डनिंग करती हूँ, या एक्सरसाइज, गार्डनिंग बच्चों को सिखाती हूँ। मैंने नाती है, उन लोगों के साथ बहुत खेलती हूँ, बैडमिंटन से लेके सब उनके मैचेस देखने को जाती हूँ। यानी आई यूज्ड टू एंजॉय। अभी भी मुझे यदि पूछा जाए कि अरे अब तो क्या करेंगे आप, यदि तुमको यानी मेडिकल अभी भी आते हैं क्या, तो मेरे को अरे हाँ मुझे डीएनए निकालना है, मुझे अभी वो रहा है ऐसा, यानी मुझे पैशन ही है कि मुझे कुछ तो करना है, कि ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे सब समाज में खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब नहीं बैठ, आपको कहीं ना कहीं खुद को एंगेज रखना है। अभी पता नहीं यदि शारीरिक दृष्टि से अभी मालूम नहीं, धीरे धीरे ऐसा हो गया कि अभी नहीं कर सकते। नहीं, आई डोंट नो, डेफिनेटली आप मैं ऐसा फिट है और हमेशा फिट क्लेम नहीं करती, पर भगवान को ये प्रार्थना करती हूँ कि आखिरी तक मुझे भगवान इतनी हिम्मत दे, धैर्य दे, और मेरे को कुछ ना कुछ तो एक क्षेत्र देते जाए कि जिसमें मैं काम करते जाऊँ। जी, काम यानी जरूरी नहीं है कि समाज में ही जाना है, पर हाँ जितनी मेरे से हो सकेंगे हेल्प कर सकती हूँ। जी।
लिखना वगैरह तो है ही, वो भी मिलता जाए, मुझे ऐसा मौका भी मिलना चाहिए ना लिखने का, वो तो भगवान के हाथ में है कि वो दे मुझे। और एक हम ऑलमोस्ट लाइक वी आर कमिंग टू द अरे अभी लास्ट ऐसे ही यदि सेगमेंट। किसी ने पूछा कि अभी क्या, यानी ऐसा कि अरे सपोज मालूम नहीं अपना लाइफ कितना है, फिर भी जी। मुझे ऐसा लगता नहीं जो भी है मुझे ये इतनी सारी किताबें अभी पढ़ने की रही है, ये करना है वो करना है, ऐसा मुझे लगता है, यानी राइट है राइट ना, राइट। एंजॉयमेंट के बारे में ज्यादा नहीं लगता है, पर मेरे को ये पढ़ना है, ये जानना करना है, है, ये समझना चित्र तो है। अभी मैं सीखी ही नहीं हूँ, ये तो जी नहीं जी किया, ये करना है, जी। ऐसा तो मैं अपने आप को इन्वॉल्व करती हूँ, जैसे भी हो। मैं चित्रकार नहीं हूँ, मैं पहले ही बताई, बट जो आपका पर मैंने पैशन, जो नहीं मैंने पोएट्री आपके की है उसके ड्राइंग्स ऊपर देखे चित्र हैं, मैंने मैंने निकाले आपके हैं, ड्राइंग्स देखे हैं, दे आर बस फैबुलस। वही मेरी, यानी मैं मेरे लिए वो बनाई, रामायण में पोएम बनाई, उसके ऊपर फिर वो लिखा, राइट राइट। एंड तो करती रहती हूँ। आप बाय मे बी पैशन, आपका एक और पैशन भी है ट्रैवलिंग का, आपको घूमना बहुत पसंद है। एक्चुअली मुझे घूमना, पैदल घूमना ज्यादा पसंद है, इसमें बाय पैदल पैदल चलना। शब्द लगा दिया तो ज्यादा ये होगा, आपका बस क्योंकि चले तो मुझे आप, नौशी और बस वगैरह का मुझे हाँ। बहुत प्रॉब्लम है, और मुझे चलना है, यानी पैदल वारी करना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। पर हम लोग टूरिज्म भी करते हैं, तो इसलिए कि मेरे मिस्टर जो है उनको बहुत शौक है, तो मैं भी चली जाती हूँ उनके मैं अपने साथ। बहुत जगह घूमा है फिर। हाँ जो लास्ट आपने मुझे बताया कैलाश मानसरोवर, हाँ, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ माई टू डू लिस्ट। स्टिल मुझे नहीं पता मैं कब कर पाऊंगी, लेकिन डेफिनेटली मुझे जाना है। एंड जब मुझे पता चला कि आपने ऑलरेडी 2 बार जाके वहां पे आए, नहीं कैलाश मानसरोवर तो एक ही बार एक ही किया, बार गए थे। अच्छा, अमरनाथ भी एक बार, सब किए तो एक एक बार हाँ, किया, चारों धाम यात्रा वो सब एक एक बार, भूटान वगैरह ऐसे सब जाके आए, सब पूरा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपने पर कवर एक एक किया बार है। ही गए हैं, सब जगह एक बार, क्योंकि कैलाश मानसरोवर तो दोबारा जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, बट वहाँ ऑक्सीजन कम है, ये एक प्रॉब्लम है, तो मैं चाहूँ बोलूँगी कि यानी जितने यंग जनरेशन ने ज़्यादा जाना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों का वगैरह सेट हो गए, निकल जाना चाहिए 45-50 के एज में, जितनी जल्दी हो सके हाँ, कर यानी ले। तब अपने को ऑक्सीजन का ज़्यादा प्रॉब्लम आया तो भी वी कैन रिकवर इट, तुम्हारा इंतु तुम्हारा कभी तुमके साथ ही नहीं दिया शरीर, तो तुम जा ही नहीं सकोगे ना बाद में, ऐसा है। ऐसे कोई एक प्लेस साधना जी जहाँ पे आपका जाने का मन है, जहाँ अब तक आप नहीं गए हो? नर्मदा परिक्रमा, मैं बहुत, सीरियसली? यस, मैं एकदम पागल थी कि मुझे नर्मदा परिक्रमा करना ही है, मेरा पैशन था बिल्कुल, पर मैं नहीं गई और वो मेरा रह गया है, तो मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि मैं नर्मदा, मुझे कोई जाने नहीं देगा, यानी पैदल जाना है इसलिए। राइट, बट बाकी कितना भी किलोमीटर वेरियस हो है, सकता है वो नहीं मानो रफली? 4.5 महीने लगते हैं, कंटिन्यू से आप चलते चलना रहे चलता चलते रहना, रहे? रात को सोते हैं कहीं किसी के घर में, घर के अंदर नहीं जाते, यानी लोग अलग अलग तरीके से परिक्रमा हाँ करते हाँ हैं, हाँ। मेरे देवरानी ने पैदल की है, मेरे ओह, साथ एक जन है, उन्होंने 2 बार पैदल, 2 बार जाके आए 2 वो, बार? हाँ, तो करते हैं लोग, उनमें इतनी हिम्मत है, हम्म, करते हैं। वाओ, दिस पर इज अब मेरे को समथिंग। तो ऐसा लगता है कि शायद नहीं जा पाऊंगी अब हिम्मत इतनी नहीं, यानी पैदल चलने के लिए मुझे लगता है, हम हर साल हमारे नागपुर से रामनवमी के दिन पैदल जाते हैं हम लोग, पालकी लेके रामटेक तक के, वो अच्छा, 45 किलोमीटर्स का वो हर वॉक है, साल? हर साल, और धूप ओह, रहता है, तो हम रात को वहाँ सोते हैं एक जगह, पर वो पूरी 500 सीढ़ियाँ बाद में वो सब चढ़ के हम लोग जाते हैं, राम जन्म वहाँ करते हैं, तो वो अभी करती हूँ, इस बार मालूम बोल के आई हूँ कि मालूम नहीं अगले साल आऊँगी या नहीं आऊँगी क्योंकि धूप बहुत रहता है, तो राइट अब ऐसे राइट, ध्यान में आ रहा है कि अपना एज फैक्टर आता है घूमने में या ऐसा ये सब लग रहा चीजों में कर है, ऐसा लगता है, स्पेशली आफ्टर कोरोना मुझे ज़्यादा ब्रेथलेस फील होता है चलते फील समय। होता है। अच्छा, आई थिंक आफ्टर कोविड इवन पर्सनली आई ऑल्सो फील साधना जी कि बीमार ज़्यादा हो रहे हैं लोग। जैसे कि मैं कंपेयर करती हूँ, पहले उतना मैंने ध्यान नहीं दिया, पर जब मैं कंपेयर करती हूँ बिफोर कोविड, मैंने कभी नॉर्मल फ्लू या नॉर्मल कॉफ की भी मेडिसिन ली होगी, जो अपने घर पे नॉर्मल जो होते हैं ना और बेसिक। अपना ठीक हो गया, हाँ, ठीक हो गया, गर्म पानी थोड़ा लिया, थोड़ा उसमें हनी ज्येष्ठ मध डाला खा या लिया जोशमत खा लिया, वैसा टाइप। अभी आफ्टर कोविड आई एम फीलिंग लाइक कि 1 साल में, स्पेशली पिछले साल से
बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी हूँ। एंड बीमार पड़ने के बाद ऐसा नहीं, हार्डली मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाती थी। अभी वो जैसे खाँसी हुई तो बहुत टाइम लग रहा है जाने में। नॉर्मल फ़ीवर भी आया तो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेने के बाद ही वो थोड़ा काम डाउन हो रहा है। तो वो चीज़ें मैं भी खुद पे अपना एक्सपीरियंस मैंने किया है। तो मे बी आई कैन फील योर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, नाउ इट्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सपर्ट। यानी जो पहले ये था कि नहीं मुझे चल के जाना ही है, वो जो हिम्मत थी, अब यदि तुम खुद ब्रेथलेस यदि तुम फील करते हो, ऐसा लगता है कि मैं यदि गिर गई तो बाकी लोगों का जर्नी का भी क्या होगा, तो उनका ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे कारण किसी के इसमें ये भी एक थॉट है। और यदि अपना हम पूरे चल के नहीं जा सके तो अपने मन में भी ये है गिल्ट कि वाह अरे मैं नहीं चल सकती अब, तो जितने दिन जम रहे हैं उतने दिन कर रहे हैं। बट मैं एक बात बोलूँ, मुझे सीरियसली मुझे नहीं पता कब कैसे वो भगवान वो मुहूर्त निकालेंगे या कैसे वो बैठेगा सामंजस्य हम दोनों के टाइमिंग का। मुझे डेफिनेटली आपके साथ एक जर्नी करनी है, कहीं भी मेरे ऐसे माइंड में कुछ नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगी कैसे जाऊँगी, बट एक ऐसी सोलो ट्रिप आपके साथ, आप जैसे ग्रुप में आप लोग ट्रैवल करते हो, तो मुझे बस आप लोग के साथ जाना है और सीखना है, समझना है, और थोड़ा ऑब्वियसली मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस भी लेना है। एक्चुअली मालूम जब हम ऐसे जर्नी को जब जैसे ये है ना, जैसे वारी को जब निकलते हैं, यानी मैं सज्जनगढ़ से गोंदोले 107-108 किलोमीटर का है, हम लोगों ने पैदल वारी की है। तो जब वारी में वगैरह निकलते हैं ना, तो बेसिक मेंटालिटी अपनी ये होना चाहिए कि जो भी कंडीशन जैसे आएंगे हम एडजस्ट करेंगे। है नहीं जैसे कि हमको 5 स्टार ही होटल मिलेगा रहने को, ऐसा नहीं है, हमको जहाँ जैसे रहना है। यदि ये मेंटालिटी हो गई ना तो अपन कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी धर्मशाला मिली तो हम धर्मशाला में एडजस्ट करेंगे, यहाँ मिला तो यहाँ नहा लिए, यानी ऐसा। तो पैदल वारी के टाइम पे ये सब जरूरी है कि तुमको कैसा मिलेगा, कहाँ कहीं पे एडजस्ट हो जाए। हाँ, मतलब एकदम रफ टफ जैसे हाँ, पहले मुझे के ज़माने ऐसा ही में खाना होता मिलेगा था। ऐसा नहीं, वो हमने ये इतना एक्सपीरियंस किया है, ये जो स्पेशली सज्जनगढ़ गोंदोले जो हम लोग गए थे जी, तो कहीं कहीं यानी पहले से कांटेक्ट करके ऐसे किसी मंदिर में या कोई पुजारी है या कोई ऐसे कि वो लोग पाईवारी के लोगों को बहुत मानते हैं वो लोग, तो क्योंकि वो लोग जाते हैं, जैसे पूना में जो वारी है वो जाने का मेरा सपना है, वो तो जाना है एक बार। तो पंढरपुर वाली जो वारी जाती है ना हर साल, पर वो जाऊंगी शायद, वो मेरे बस की बात हो जाएंगी। तो वो जो लोग हैं वो लोगों को इतना प्यार है तुम्हारे बारे में, यानी जब एक गरीब से गरीब किसान भी होगा लेकिन वो अपनी खेती में जो हमको खाना देता है लाके, वो जो देता है वो खाने की टेस्ट अलग ही है। ट्रू। और पता चलता है कि इंसानियत से भरे लोग सब जगह है, हम लोगों को सिर्फ उनके पास जाना है और जोड़ना है। उनको बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग उनके यहाँ गए। राइट, तो है अभी तक इंसानियत भी है। तो आपको इस टाइप की एडवेंचर ट्रिप ज्यादा पसंद है कंपेयर टू द नॉर्मल रेगुलर ट्रिप जो हम जैसे लोग करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, दोनों है। अभी जब अमेरिका कनाडा सब मैं घूम चुकी हूँ, तो बच्चे वो लेके जाते हैं तो वो एकदम रॉयल और अलीशानी रहती है। लेकिन वहाँ पे भी मैं मालूम होने के कारण, अमित यानी मेरा दामाद है, उसको मालूम है कि आई को ये पसंद है पैदल जाना, तो वो भी सब ट्रैकिंग वाले ही प्रोग्राम्स ज्यादा लेते हैं। यानी हम जाते एकदम अच्छे रिसोर्ट में रहते हैं, पर वहाँ से जो स्पॉट है राइट जहाँ से पास पड़ता है वहाँ तक के कार से जाना और फिर ट्रैकिंग को जाना। तो हमें पूरे नेशनल पार्क वगैरह सब हमारा हो गया है। मैं भगवान की दया से चढ़ के जा सके आ सके, कल का मालूम नहीं। तो आप ऑन रिकॉर्ड बोलिए साधना जी, हम कब इस टाइप की एडवेंचर ट्रिप करने वाले हैं? पक्का जरूर। हम अभी उस तरह से सोचेंगे, पहले सोचना शुरू किए ना तो बराबर मैनिफेस्ट करेंगे, डेफिनेटली प्लानिंग बनेगी। इच्छा जहाँ है वहाँ मार्ग तो मिलता है। यस, तो ओके। सो मैं इतना बोलूंगी कि अब जो मैं जहाँ पे भी जाने का सोचूंगी मैं तुम्हें एक बार जरूर आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच, आई विल बी वेटिंग। डेफिनेटली मुझे जाना है। एक प्लीज एक ट्रिप से शुरुआत करते हैं एंड देन ऑब्वियसली हम ऐड ऑन करते हैं। या परफेक्ट। सो आप आपकी इतनी सारी अचीवमेंट है साधना जी, मुझे तो लग रहा है मैंने बस ऊपर कवर किया है। डेफिनेटली आई एम मैनिफेस्टिंग कि हम पार्ट 2 भी जल्दी लाएं।
हमारी अगली मीटिंग जब भी हो और जब कभी आप विजिट करने आए। बट आप जाते जाते इस करंट जनरेशन को क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हो? कैसे आपकी जैसी फुलफिल लाइफ हम जी सकते हैं? सबसे मेन बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही फुलफिल है या ये सब मेरी अटैचमेंट, यानी ये सब मेरी अचीवमेंट्स है, जी। ऐसा सोच के मैंने किया नहीं। वो होते गया, बस भगवान के दया से मुझे वहाँ पे मिलता गया। इसलिए आजकल की नई जनरेशन तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, बहुत ज़्यादा उनमें कैपेसिटी भी है, पर उनका वर्क, नेचर ऑफ वर्क इतना डिफरेंट है कि वो उसके लिए इतना टाइम अभी तो दे नहीं सकते। फिर भी जिनको लाइकिंग है वो तो कैसे भी टाइम निकाल के ये करता है। तो अपने आप को फिजिकली फिट रखना मोर सबसे इम्पोर्टेंट। मोर इम्पोर्टेंट है, और ये सब तो चलता ही रहेगा। जैसे तुम सब लोग आजकल तो बहुत कैपेबल सब लोग हैं जनरेशन। नहीं, आजकल जैसे इस जनरेशन में अभी रिसेंट टाइम में मैं भी बोल रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में हम इतने ज़्यादा घुस जाते हैं और प्रॉब्लम को इतना दिलो दिमाग पे ले लेते हैं कि डिप्रेशन में जाते हैं। आजकल ये वर्ड जो डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा कॉमन हो रखा है। सो ये डिप्रेशन आपके टाइम से भी होता है, हाँ, आप हाँ। लोग के लाइफ में भी था? डिप्रेशन ये तो चलता ही आया है काफी, यानी बहुत बड़े बड़े लोगों का हम सुनते हैं तो हम्म। उन लोगों को डिप्रेशन आए हैं। हम्म। बहुत ही बड़े लोग भी एक बार नाराज हो गए कि हम समाज के लिए कुछ बदल ही नहीं सकते। जो समाज कार्य करते हैं उन लोगों के लाइफ में भी ऐसे ऐसे मौके आए हैं कि उनको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, एकदम नर्वस होना ये आते हैं। मैंने अभी मैत्री कविता पढ़ी हूँ जी। तो अपने को एक फ्रेंड तो भी ऐसा बनाना ही है कि वो जो डिप्रेशन से आपको बाहर निकाले, और मन की Perfect. बात खुली किसी के साथ करो जो कि उसका यानी डिसएडवांटेज न ले, और सॉल्यूशन मिलता ही है। प्रॉब्लम थोड़े दिन का है, एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं, हम सोचते हैं इसलिए उसको प्रॉब्लम का स्वरूप देते हैं। सो बस चलते आपके जाओ। लाइफ में आपका कौन सा बेस्ट फ्रेंड है? कोई भी हो सकता है जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो। मेरी वीणा पांडे करके मेरी एक सहेली है। अच्छा। जो दोनों ने मिलके हमने किताब लिखा। अच्छा। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। और आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हो? yes, कुछ भी शेयर कर yes, सकते हो? कुछ भी। Okay. और वैसे बोला जाए तो माय हस्बैंड इज आल्सो माय बेस्ट फ्रेंड। That और interesting. मेरे दोनों बच्चे भी मेरे फ्रेंड ही है, बहुत अच्छे। हम लोग सब डिस्कस करते हैं। That's तो lovely. मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो So कि not मुझे necessary कि मैंने आपको मुझे कोई दोस्त इसमें ढूंढना, से आप घर पे बाहर, भी हाँ, बच्चे हो, हस्बैंड, आप उनको बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो। यस। और मेरे जो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, जी। हाँ, मैं स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ। हाँ देखो, आई मीन आपके पास इतने सारे अचीवमेंट्स है कि मतलब कुछ ना कुछ नहीं, मिस हो रहा है इस अचीवमेंट्स पॉडकास्ट नहीं है, में। पर हाँ, बट मैं या करते दैट रही इज करते इटसेल्फ लाइक आप पीरियड भी तो लॉन्ग है ना, कितना मेरा लाइफ स्पैन है नाउ। But still, 67। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे पॉडकास्ट 2 बनाना ही है आपके साथ। मुझे खूब अच्छा लगता है कि जैसे बच्चों को मैं उनके पैरों पे खड़ा, वो जो मार्क लिस्ट लेके आते हैं ना जब, तो मुझे लगता है कि ये मेरे बच्चे नहीं मार्क लिस्ट लाए, तब जैसे खुशी होती थी राइट। मुझे होती है। तो मैं अब बच्चों को पढ़ाते भी हो? हाँ, पढ़ाती हूँ मैं। यानी ये भी मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि भगवान ने सब कुछ दिया है, तेरे को नौकरी भी दी, जी, पेमेंट मिलता ही है, अब तो इसके बाद जो भी कुछ करेंगी वो समाज के लिए या सोसाइटी के लिए तू कर। इसलिए मैं सिकल सेल का काम भी मैं, यानी हम लोग पैसे नहीं देते ना, ऑनरली ऐसा करके सिखाती, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब एक लड़की अपने पैर पे खड़े हो जाती है। क्योंकि जिनके पास ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है, या जो इतना ये है कि वो ट्यूशन में क्या पढ़ाते हैं ये इनको समझता नहीं है, इतने बेसिक लोगों को सिखाती हूँ। यानी उनको बेसिक पक्का कर देना और उनको व्यू देना कि साइंस की तरफ कैसे देखना है, एज ए गाइड। यस। और उनको इंटरेस्ट आता है, साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इंटरेस्ट क्रिएट करे। आप जैसे टीचर भी लाइफ में मिसिंग है। नहीं तो क्या होता है ना, हमारे टाइम पे टू बी ऑनेस्ट मेरे स्कूल में ऐसे कोई टीचर इंटरेस्टिंग नहीं थी जहां आपको लगे कि ये दिस इज लाइक टीचर से ही सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन सकता है, राइट? बहुत। तो अगर टीचर बोरिंग है या ऊपर ऊपर वो मगअप करा के ऐसे बुकिश बस रीडिंग कर करके उसको ना समझाना है ना टाइम देना है, तो आपके लिए अच्छी सब्जेक्ट भी बोरिंग बन जाती है। फिर आपका एज ए चाइल्ड, एज ए किड आपका वो इंटरेस्ट जाते रहता है। तो आई थिंक आई मिस्ड टीचर लाइक यू इन माई लाइफ, टू बी ऑनेस्ट।
Hmm. I will be also more happy if you was my student. My pleasure, my pleasure. Okay. So thank you so much साधना जी, आपने इतने धन्यवाद। बिजी शेड्यूल में मुझे अपना टाइम दिया, हम्म, कीमती समय आई वुड से, बिकॉज आपका एक एक दिन, एक एक समय आपका बहुत कीमती है, आप बहुत सारी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व रहते हो। डेफिनेटली हम फिर मिलेंगे, फिर से हम बहुत मैं ट्रैवलिंग पे आपसे बहुत बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि वो अभी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस और Sure. साझा करें। एंड आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम अभी कुछ बातें और मैं अगले भी मीटिंग के लिए रिजर्व करके आपको रखना बहुत बहुत चाहती हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये जो आपने मतलब ये जो प्लान किया, जी इसके कारण मैं भी अपने बारे में कुछ लोगों के सामने रख सकी। जी। यानी कि हाँ, आदमी वन कैन डू, यदि वो सब बहुत हार्ड वर्क करता है तो हो सकता है। तो मुझे भी मेरी सब बातें शेयर करना आपसे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ऑलवेज माय प्लेजर एंड लवली मीटिंग यू साधना जी। एंड साधना जी की जितनी सारी बुक्स हैं, इन्होंने जो रिसेंट बुक एंड सॉन्ग्स, इनके जो एल्बम आए हैं, डेफिनेटली आई एम गोना पिन इन कमेंट बॉक्स एज वेल। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। प्लीज़ गाइज गो एंड हैव अ लुक एट लीस्ट। डेफिनेटली मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि इनकी एक एक जर्नी इतनी इंस्पिरेशनल है, उससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे। भले वो मराठी में हो सकती है, लेकिन वहाँ से आप चीज़ें समझ सकते हो, पिकअप कर सकते हो, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और कुछ अच्छा कर सकते हो। सो आप अपने लिए तो अच्छा करो ही करो, सोसाइटी को भी कुछ देने की कोशिश करो। ये मैं साधना जी से सीख रही हूँ। एंड डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे समझ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आप भी प्लीज़ अपने लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करें, एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करें, एक बेहतर दुनिया की शुरुआत करें। हम नवरात्रि में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, पर अपने आसपास की औरत जो अपने आप में एक देवी है, उसे सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। मैं इस नवरात्रि ऐसे ही देवी को सेलिब्रेट कर रही हूँ, जो अपने आप में सशक्त है। उन्होंने अपनी लाइफ बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से जीते हुए उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। आप भी अपने आसपास की देवी को पहचानें, उसे सेलिब्रेट करें। सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।